फॉर्मिंग के लिए क्या वर्ड आ जाता है, और फॉर्मिंग के लिए वर्ड आ जाता है चाल्कोजेंस। ऐसे ही पिनेकोजेंस के लिए भी हम कुछ लेके आएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो पार्ट अब शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है नाइट्रोजन फैमिली नोन एज पिनेकोजन एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP3। अब आ जाती है सबसे पहली चीज इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जिनको हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, एक एटम की प्रॉपर्टी। एटॉमिक प्रॉपर्टी में साइज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं। तो ये स्लाइड मैं आपको नोट करा चुकी हूं, इसीलिए क्विकली इसको रिवाइज करते हैं। जैसे जैसे मैं नीचे जाती हूं, होना क्या चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए, और वही हुआ। लेकिन जो गैप ऑफ साइज है वो उतना नहीं बढ़ा जितना कि शुरू के मेंबर्स में हम देखते हैं। साइज शुड इंक्रीज एंड साइज इज इंक्रीजिंग। बट अगर मैं देखूं नाइट्रोजन और फास्फोरस में साइज का इंक्रीज अच्छा खासा ऑब्जर्व होने वाला है, लेकिन फास्फोरस और आर्सेनिक के बीच में जो साइज का इंक्रीज है वो उतना ज्यादा नहीं है, बहुत नाम मात्र सा है, या उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। और उसकी वजह क्या है, आप देखिए नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते हैं बच्चों, 2s2 2p3। ये वैलेंस शेल है, इसको शील्ड करने वाला कौन होता है, 1s। फास्फोरस में क्या होता है बच्चों, 3p3 3s2, इसको शील्ड करने वाला कौन है, 2p6। तो s और p आर गुड शील्ड्स, s और p आर गुड शील्ड्स। नाइट्रोजन से फास्फोरस जब हम गए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, उसने बाहर की तरफ कुछ अपना फोर्स भेजा इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन ने उस फोर्स को बियर किया, या कहिए न्यूक्लियस ने एक इनवर्ट पुल दिया, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होना चाहिए, हुआ होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा शेल का ऐड होना इज सो डोमिनेंट कि साइज फाइनली हुआ क्या है, इंक्रीज हुआ है। जब हम यहां से यहां जा रहे थे नाइट्रोजन से फास्फोरस, न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ा तो साइज तो थोड़ा श्रिंक होना चाहिए था, इनवर्ट पुल है, लेकिन उस इनवर्ट पुल को प्रोटेक्ट करने कौन आ गया, पेनल्टीमेट शेल का 2p। अगर मैं न्यूक्लियस हूं फास्फोरस का और आप लोग हैं उसका वैलेंस शेल, और मैं आपको खींचने के लिए पूरा मेरा आई एम बाउंड टू एक्सर्ट इनवर्ट पुल, और मैंने इनवर्ट पुल दिया, साइज सिकुड़ना चाहिए था, बट जो पेनल्टीमेट शेल था 2p, दैट वाज अ वेरी गुड स्क्रीन। गुड स्क्रीन होने की वजह से उसने क्या किया, मेरे न्यूक्लियर चार्ज को ब्लॉक कर दिया, और बाहर पहुंचने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत कम हो गया। जितना मेरा चार्ज बाहर पहुंचना चाहिए था ताकि मैं साइज को एकदम खींच के छोटा कर दूं, वो मैं कर नहीं पाई। वाई, 2p अ वेरी गुड स्क्रीन इज होल्डिंग न्यूक्लियर चार्ज कि आप जा नहीं सकते इससे आगे। रोक दिया तो 3s 3p पे उतना फोर्स लग नहीं पाया, क्योंकि ये भी मुद्दा आता है, भाई एक्स्ट्रा शेल ने डोमिनेट क्यों किया, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे उतने ही प्रोटॉन बढ़ रहे थे। अगर आपने 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ाए तो अंदर 8 प्रोटॉन भी तो बढ़े। तो ये कंफ्यूजन आपको बैठे बैठे कभी भी आ सकता है, मोस्ट वेलकम। तो अब ये बात है कि यस, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़े उतने ही प्रोटॉन बढ़े, तो जितना साइज बढ़ना चाहिए था उतना ही घटना चाहिए था, पूरे ग्रुप में साइज ये जाना चाहिए था, नो चेंज। बट क्योंकि यहां पर किसने काम शुरू कर दिया, स्क्रीन ने। इस स्क्रीन ने क्या काम किया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा हुआ था उसको बाहर तक जाने नहीं दिया, तो फिर एक्स्ट्रा शेल तो डोमिनेट करना ही था, तुम न्यूक्लियर चार्ज को बीच में ब्लॉक करने के लिए आ गए। तो इस वजह से साइज का बढ़ना तय है एज आई एम मूविंग डाउन द ग्रुप। देन कम्स, अब फास्फोरस से आर्सेनिक भी ये होना चाहिए था, बट फास्फोरस से आर्सेनिक जब मैं जाती हूं तो आर्सेनिक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों, 4s2 और 4p3, बीच में क्या आएगा, 3d10, वेरी पुअर स्क्रीन। एज कंपेयर टू p इट इज पुअर स्क्रीन। अब पुअर स्क्रीन है, मेरा न्यूक्लियर चार्ज और ताकतवर हो गया, 18 प्रोटॉन और ऐड हो गए और 18 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए। मैंने फिर खींचना शुरू किया इनवर्ट पुल, तो हम क्या सोच रहे हैं, जैसे p ने बचा लिया था शायद d भी उतना बचा लेगा और साइज फैल जाएगा, लेकिन p अच्छी स्क्रीन थी, उसने बचा लिया। d वॉज नॉट दैट गुड स्क्रीन। D एक ऐसी स्क्रीन थी जिसमें छोटे छोटे होल्स थे, वी से परफोरेटेड स्क्रीन, और परफोरेटेड स्क्रीन कभी अच्छी स्क्रीन नहीं मानी जाएगी। उसमें से छन के न्यूक्लियर चार्ज बाहर निकल गया, D रोक नहीं पाया, न्यूक्लियर चार्ज बाहर निकला तो क्या हुआ, उसने इनवर्ट पुल स्ट्रॉन्ग लगाया, साइज जितना बड़ा तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं मिला। यही मैंने यहां लिखने की कोशिश की है, इंक्रीज इज हाई
from nitrogen to phosphorus, but phosphorus to arsenic increases less. जैसे जैसे मैं नीचे जाती जा रही हूं, इंक्रीज उतना नहीं मिला मेरे को जितना मिलना चाहिए था। वजह क्या थी? स्क्रीनिंग। तो ऊपर के मेंबर्स में अगर फास्फोरस से आर्सेनिक भी मैं देखूं, उतना इंक्रीज नहीं मिलने वाला मेरे को। वाई? क्योंकि स्क्रीन कौन कर रहा है इसको? आर्सेनिक को स्क्रीन करने पहुंच गया डी। डी इतना बकवास स्क्रीन है, सारा न्यूक्लियर चार्ज उधर चला गया। आर्सेनिक सोच रहा था मेरा साइज इतना होगा, पिछक के कितना हो गया? थोड़ा छोटा, उतना बड़ा नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। सेम नीचे वालों पे। अब नीचे वालों पे सेम क्या है? आपने नोट्स बना लिए, अब आप जरा इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं और आपको लगे ये एक्सप्लेनेशन आपको नोट मतलब डायग्रामेटिकली करना है तो आप कर सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ थोड़ी देर बाद लिखेंगे। नाइट्रोजन का साइज ये, फास्फोरस का साइज बढ़ा और मुझे दिखा भी। आर्सेनिक का साइज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो भी उसी रेशो में बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअली साइज जो है लगभग इसके साथ मैचिंग सा था, 2-4-5 पिकोमीटर का गैप। तो एक्चुअल साइज ये आया और एक्सपेक्ट मैं ये कर रही थी। तो क्यों ये आया? क्योंकि बीच में जो स्क्रीन थी इसके अंदर, वो स्क्रीन बहुत खराब थी, डी। अब आर्सेनिक के नीचे जाऊं बच्चों में, एंटीमनी। तो एंटीमनी में कौन सा? आर्सेनिक में क्या था बच्चों? अगर आपसे मैं पूछूं कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा सा आपको फ्लो में लाने के लिए, ये थी 2s2 2p3, ये है 3s2 3p3, ये है 4s2। इंटेंशनली मेरे को लिखना चाहिए यहां पर 3d10 एंड 4p3। तो अब इसके बाद हम सोचते हैं आर्सेनिक का तो चलो उतना नहीं बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, 3-4-5 पिकोमीटर। जब मैं आर्सेनिक से नीचे एंटीमनी आई तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा यहां पे बच्चों? 5s2 4d10 एंड देन 5p3। कोई F का इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई F का इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो इसमें ठीक है साइज बढ़ा, इसमें साइज बढ़ा मिला मेरे को। यहां भी डी स्क्रीन थी, यहां भी डी स्क्रीन थी, बट एंटीमनी। अब जब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसके नीचे कौन आता है? एंटीमनी के नीचे बिस्मथ। अब मुझे बताइए बिस्मथ में 6p की स्क्रीन कौन होगा? एक तो होगा आपका 5d, लेकिन 5d के साथ साथ एक और घुस गया 4f। पहले 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे गए होंगे, उसके बाद 5d में 10 भरे गए होंगे, फिर जाके आपके पास 6p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे? 3। तो यहां कौन सी स्क्रीन इंट्रोड्यूस हो गई? 4f। f इज नॉट पुअर, इट इज पुअरेस्ट। ये इतनी पुअर स्क्रीन है कि साइज शायद नीचे जाते जाते मैं तो एक्सपेक्ट करूंगी घट ही ना गया, ऑल्दो घटा नहीं, बहुत ही माइन्यूट बढ़ा। तो यानी कि ये इरेगुलरिटी ही मानी जाएगी। अगर आप बाहर से इनकी वैल्यूज देखोगे तो यू विल फाइंड साइज इंक्रीज कर रहा है, बट जैसे मेरा हाथ चल रहा है ना वैसे इंक्रीज नहीं कर रहा। शुरू में एब्रप्ट, फिर थोड़ा थोड़ा कम, फिर बढ़ा, फिर थोड़ा कम, मतलब साइज डिक्रीज कहीं नहीं हुआ। लेट्स नॉट गेट इनटू द वैल्यू, बट अब शायद आप अगर इसको नोट करना चाह रहे हो कि आपको स्क्रीनिंग का प्रॉपर आइडिया हो जाए तो कर सकते हैं। ग्रुप 15 एज इट इज कॉपी होगा ग्रुप 16, ग्रुप 16 एज इट इज कॉपी होगा ग्रुप 17। तीनों में सिमिलर मिलने वाला है बहुत कुछ। तो इसको जरा अगर किसी को लगे कि और क्लैरिटी मेरे को इस डायग्राम से आती है तो आपको समझ आ जाना चाहिए। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज में कोई एनामोली तो नहीं मिली, लेकिन एक इरेगुलरिटी ये जरूर मिली, उतना नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए था। ऐसा मैं एस ब्लॉक में नहीं देख रही थी, क्योंकि एस ब्लॉक ग्रुप 13 सॉरी ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक की बात करूं उसमें ना डी आता है बीच में, ना एफ आता है। लेकिन ग्रुप 13 जब शुरू हुआ तब ये स्क्रीनिंग शुरू हुई, 14th में भी आई और अब 15th में भी आई। सेकेंड प्रॉपर्टी शुरू करती हूं मैं, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। भाई ये तो रटना पड़ेगा इस ग्रुप के केस में, यहां पर आपको रटना पड़ेगा। और वो क्या रटना पड़ेगा, लेट्स चेक। पहले तो मुझे मेरी क्लास बताए ग्रुप 14 के मुकाबले ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम की ज्यादा क्यों? क्योंकि ग्रुप 14 में Np2 है और यहां Np3 है। Np3 का मतलब क्या है? हाफ फिल्ड। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना महंगा पड़ता है, तो ग्रुप 14 से भी इसकी शायद ज्यादा है और ग्रुप
16 से भी इसकी ज्यादा है, अड़ोसी पड़ोसियों के मुकाबले इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कोई एक्सेप्शन दिख रही है? थी, होनी चाहिए थी, एज पर माय जनरल ट्रेंड मेरे को वैसी ही मिली। सेकंड में कुछ दिख रहा होगा, बिस्मथ एकदम से इधर कूद गया। थर्ड में भी दिख रहा होगा, बिस्मथ और एंटीमनी में एक्सेप्शन आ गया। नो रीजन, राइट? आप कोई रीजन नहीं प्लांट कर सकते। मैं स्क्रीनिंग डालूंगी, आप कहोगे ऊपर वाले में भी स्क्रीनिंग थी, मेरे को कुछ कैटायन बन गया उसकी वजह से, कोई रीजन यहां पे नहीं डालना। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग सेपरेट कलर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी क्लास को नाइट्रोजन और फास्फोरस की वैल्यू रटनी पड़ेगी। नाइट्रोजन की 3 और फास्फोरस की 2.1। अगली क्लास, अगले जब ग्रुप फैमिली को लेंगे, ऑक्सीजन की याद कराऊंगी 3.5, फ्लोरीन की याद कराऊंगी 4, क्लोरीन की 3.5। ये वैल्यूज आपको रटाई जाएंगी, आपको रटनी ही रटनी है ये वैल्यूज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या मेरी क्लास में कोई गेस कर सकता है? क्योंकि ऐसा कुछ शायद पहले डिस्कस हुआ, आई एम जस्ट ट्राइंग, अगर कर सकते हो तो। नाइट्रोजन तो गैस है, फॉस्फोरस सॉलिड है, और जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे सारे सॉलिड मेटल्स हैं। बट मुद्दा तो यहीं पर डिस्कस होके खत्म हो जाएगा। मेटल्स तो सारे सॉलिड होते हैं, मुझे पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। बट क्या मेरी क्लास में कोई गेस कर सकता है नाइट्रोजन इज गैस, फॉस्फोरस इज सॉलिड, एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं और जस्ट नीचे, एक के नीचे दूसरा। सॉलिड और गैस कौन डिसाइड करता है? वैन डर वाल्स फोर्सेस, या कह लीजिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर वो ज्यादा है तो वो क्या होगा? सॉलिड। किस पे डिपेंड करते हैं? हो चुकी है ये बात सॉल्यूशन चैप्टर में। वैन डर वाल्स फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। थोड़ा थोड़ा याद लाओ, अपने आप को फोर्स करो सोचने को। वैन डर वाल्स फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। दैट्स माय हिंट। थिंक। बानी एक्सप्रेशन कह रहा है कि कुछ बोलोगे, अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें कहाँ आ गई? ये नाइट्रोजन के सैंपल के मतलब 2 नाइट्रोजन के बीच किधर से आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाँ चेतन, फास्फोरस का साइज बड़ा है, उसमें 4 हैं। एक तो फास्फोरस बड़ा और उसमें 4। मेरा पहला तो सवाल है, फास्फोरस P2 क्यों नहीं लिखा मैंने? P4 क्यों? पहले तो ये सोचो, फास्फोरस P4 क्यों है, P2 क्यों नहीं है? क्यों भाई? सिनेमा हॉल में सबसे पीछे बैठे हुए लोग बॉक्स में क्यों P4 बनाया और क्यों N2? मैंने भाई N2 आप लोगों का ठीक ठाक सुना हुआ है। यहां से 2 बहुत फेमस क्वेश्चन निकल रहे हैं। ये होता है N2, तो ये क्यों नहीं? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है, वो पाई बॉन्ड बनाते ही नहीं है अपने आप से। तो हालांकि ये बड़ी अधूरी है, लिखना मत ये बात, अभी इसको मैं और इलेबोरेट करूंगी। गलत बोला है मैंने, ये प्लीज लिखना मत, 2 मिनट रुकना। नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड किस किस में बन रहा है बच्चों? 2p 2p और 2p का ओवरलैप इतना एफिशिएंट होता है कि बॉन्ड सक्सेसफुली बने। बॉन्ड बनने की भी शर्तें होती हैं, ओरिएंटेशन सही हो, ओवरलैप का एक्सटेंट इतना हो कि बॉन्ड बन पाए। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में तो ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है क्योंकि वहां 2p के बीच पाई बॉन्ड है। अब आप सोचिए, अगर आप फॉस्फोरस के बीच बना रहे हैं तो 3p और 3p के बीच पाई बॉन्ड कामयाब हुआ नहीं, बहुत वीक ओवरलैप था, इसीलिए वो सक्सेसफुल हुआ नहीं। अगर वो सक्सेसफुल हुआ नहीं तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो पहला क्वेश्चन, अब आपने अगर स्पेस छोड़ा है और मुझे वो चाहिए, तो पहला क्वेश्चन बनता है वाई, एसर्शन रीजन है ये सारे, वाई N2 बट फॉस्फोरस इज नॉट N2, it is P2, it is P4. Why nitrogen exists as N2 whereas phosphorus exists as P4? इसका रीजन मेरे पास क्या है? इसका रीजन है बिकॉज 2p pi बॉन्ड इज पॉसिबल। ठीक है, 2p के बीच पाई बॉन्ड इज पॉसिबल, देयरफॉर नाइट्रोजन के बीच एक नहीं 2 पाई बॉन्ड बन गए। Whereas फॉस्फोरस के केस में क्या होगा? 3p और 3p का पाई बॉन्ड इज नॉट एफिशिएंट, नॉट सक्सेसफुल, वो बन नहीं पाया, इसीलिए फॉस्फोरस की डाई एटॉमिक डिस्क्रीट यूनिट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती।
ये भी एक स्टेटमेंट आती है, फॉस्फोरस कैन नॉट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट यूनिट्स P2 P2 P2, अलग अलग P2 P2 के मॉलिक्यूल हो जैसे अलग अलग N2 N2 मॉलिक्यूल है। नहीं, पहला सवाल तो मेरे पास ये आ गया मिसबिहेवियर नाइट्रोजन का कि N2 तो एग्जिस्ट कर रहा है पर P2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक ही ग्रुप के होते हुए। एनामोलस बिहेवियर तो दिखाना ही है, पहले मेंबर ने हर तरह से दिखाना है। तो साइज छोटा है इसलिए इसके ट्रिपल बॉन्ड बन गया, फॉस्फोरस का नहीं बना। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन यहां पर ये था। अब दूसरा सवाल आता है, तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं, फिर फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, P4 हाउ? फॉस्फोरस की क्या वैलेंसी पूरी हुई? 3 बॉन्ड बनने चाहिए ना? अब देखना, यस, ये है P4 की डिस्क्रीट यूनिट्स। फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की कनेक्टिविटी में बोलती जा रही हूं, दैट इज वाई फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4 ना कि P2। तुम सारा कुछ ले जाओ एक बार में, सारा डब्बा ही ले जाओ, ये भी कई चक्कर कटवाएंगे। आ गया P4 सबके पास? मुझे ये बताइए, अब अगला सवाल मेरे पास आ जाता है कि क्यों फॉस्फोरस सॉलिड है और नाइट्रोजन गैस है। अब अगला सवाल ले लूं ये वाला, P4 लार्ज इन साइज। अब साइज में अगर बड़ा है तो क्या होगा? सरफेस एरिया, ये साथ साथ नोट बनाना बच्चों, घर जाके नहीं बनने वाले। सरफेस एरिया इज लार्ज, और लार्ज सरफेस एरिया का मतलब क्या है? वेंडरवॉल फोर्सेस जो हैं वो हाई, और अगर वेंडरवॉल फोर्सेस हाई हैं, अब कौन सा आपको बोर्ड में लिखना है? आपको तो छोटे छोटे फ्रेजेस में चाहिए, ये आपको तो कीवर्ड्स पता होने चाहिए, इसीलिए ये सॉलिड। अब इसके अगेंस्ट में N2 की कहानी तो ना लिखूं। N2 की छोटी छोटी डिस्क्रीट यूनिट, छोटा सरफेस एरिया, लेस वेंडरवॉल फोर्स, इसीलिए रूम टेम्परेचर पर वो गैस। और लिक्विफाई करने के लिए -70 के आसपास लेके जाना पड़ता है N2 को, इतना छोटा साइज है, इतना कम वेंडरवॉल फोर्स है। सो 2 क्वेश्चन यहां से मेरे को समझ में आते हैं, 2 पॉइंटर समझ में आते हैं। फॉस्फोरस P2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसी वजह से फॉस्फोरस P4 एग्जिस्ट करता है, और यही वजह है फॉस्फोरस के सॉलिड होने की और N2 के गैस होने की। अब सुनिएगा, नाइट्रोजन फैमिली में सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, होपफुली आप भूल ना गए हो। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन और रिएक्शन। और माइनस या प्लस कैसे आता है? इतने इलेक्ट्रॉन ले लिए या दे दिए? नहीं, माइनस इसीलिए आएगा कि सामने वाला पॉजिटिव था, प्लस इसीलिए आएगा कि सामने वाला नेगेटिव था। तो ये कैटायन एनायन मत सोच लेना बिल्कुल भी, वहां मेरी बहुत मुसीबत हो जाएगी। सो अगर अब मैं ये सोचूं, इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होनी चाहिए, मेरा अंदाज तो यही है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल्स खुद क्या होते हैं? नेगेटिव। उनके सामने कौन आता है? पॉजिटिव हमेशा। तो नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में आना मतलब अ न्यूज, अ स्पेशल केस। सो क्योंकि ये ग्रुप नॉन मेटल्स का दिखाई दे रहा है मेरे को शुरू से, तो मैं सबसे पहली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या प्लांट करूंगी इसकी? -3। तो नाइट्रोजन की -3 वेरी हैप्पीली, फॉस्फोरस की -3 वेरी मच पॉसिबल। जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूं, -3 की पॉसिबिलिटी क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाते जा रहे हैं, तो डिक्रीज होती जा रही है। सामने वाला जो रिएक्ट करने आ रहा है वो नाइट्रोजन से तो पॉजिटिव है, लेकिन जैसे जैसे एंटीमनी बिस्मथ में जाऊं तो शायद वो खुद नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की पॉसिबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। तो सिमिलरली मैं +3 के लिए कहूंगी। नाइट्रोजन +3 दिखाए, रेयर। जैसे जैसे अब नीचे फॉस्फोरस दिखाए, यस। अब आप सोच के देखिए, फॉस्फोरस के सामने कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज आ जाएगी तो इसको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, और नाइट्रोजन के सामने है कितनी इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? इक्का दुक्का ऑक्सीजन फ्लोरीन टाइप्स, वहां ये प्लस दिखा देगा, लेकिन बाकी सब जगह नाइट्रोजन क्या दिखाएगा? -3। तो जैसे जैसे नीचे गई -3 की पॉसिबिलिटी कम हुई, जैसे जैसे नीचे गई सिमिलरली +3 की पॉसिबिलिटी बढ़ी, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर इंक्रीज हो रहा है। माई पॉइंट इज अगेन, थोड़ा बहुत इनर्ट पेयर इफेक्ट याद दिलाने के लिए, क्योंकि हमने ग्रुप 13-14 में पढ़ा है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट।
क्या नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा भी सकता है? मेरा पहला सवाल। नाइट्रोजन, बाकी बात बाद में करेंगे। क्या ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा भी सकता है? क्या इसके 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं अर्पिता, अविनाश? क्या इस मेरे पूछने के तरीके से दे रहे हो तुम आंसर? मेरे पूछने के तरीके से है कि क्या दिखा भी सकता है? नहीं नहीं नहीं, दिखा सकता है। क्यों? 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने से कौन रोक रहा है? तो आपका जवाब आना चाहिए भाई 3 तो ये अनपेयर्ड थे, ये तो पार्टिसिपेट कर लेंगे। कब से पेयर्ड आपने पार्टिसिपेट करते हुए देखा है? बॉन्डिंग में देखा है कहीं पेयर्ड? मैंने तो देखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स दिखाया भी बहुत है। सो 3 इसके, अगर अब मैं आपके लिए डब्बा बनाऊं यहां पे तो थोड़ी ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री हो गई है, इनऑर्गेनिक हम भूल गए। ये नाइट्रोजन इज दिस, कहने को तो फॉस्फोरस भी है ये, बट अभी नाइट्रोजन पे बात करते हैं। 3 तो बॉन्ड ये बन गए, तो 3 का पार्टिसिपेशन तो हो गया। अब वो 2 क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे? भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम की चीज बनती है और अमोनिया बड़े मजे से अपना एक पेयर देता है आने वाले खाली प्रोटॉन को, NH4 पॉजिटिव बना के खड़ा होता है। यस, 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। गलती कहां हो रही है आप लोगों से? आप अभी भी सोचते हो लिए या दिए इलेक्ट्रॉन। नो, पार्टिसिपेट। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में। इसीलिए मैं कहूंगी इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है, नाइट्रोजन में भी पॉसिबल है। 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट शायद कर ले, देखेंगे हम, क्यों नहीं देखेंगे। मतलब पॉइंट इज +5 पॉसिबल तो है। मतलब आ जाए इतनी सारी स्पीशीज ऐसी जो इससे बॉन्ड भी बनाए और एक स्पीशीज ऐसी आए कि नहीं भाई मेरे को तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगी, इस पे भी काफी लंबी बात करनी है +5, क्योंकि आई एम जस्ट रीडिंग योर एक्सप्रेशंस। जो मैं बीच बीच में गैप दे रही हूँ, मैं आपके एक्सप्रेशन रीड करके डिसाइड कर रही हूँ कि इनसे सारी बात वो दोबारा करनी है मेरे को जो इनर्ट पेयर इफेक्ट में की थी। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूं वैसे वैसे डिक्रीज होती जा रही है उसकी पॉसिबिलिटी। क्यों? नीचे जाते जाते हैं हम तो क्या होता है, ये जो मेरा NS2 और NP3 है, इसके बीच में कौन आ जाते हैं? पुअर स्क्रीन्स। कहीं D और थोड़ा और नीचे गई तो F। वो पुअर स्क्रीन की वजह से क्या होता है? इनवर्ड पुल बहुत ज्यादा। इनवर्ड पुल बहुत ज्यादा कौन लगा रहा है? न्यूक्लियस लगा रहा है, राइट? तो न्यूक्लियस की वजह से जो इनवर्ड पुल लग रहा है, ये रहा न्यूक्लियस, और जो वो इनवर्ड पुल लगा रहा है वो किसको ज्यादा झेलना पड़ रहा है? NS को, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है। NS2 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का जोर सारा झेलना पड़ रहा है। दे विल शो रिलक्टेंस इन रिएक्टिविटी, दे विल शो रिलक्टेंस इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से वो कहलाते हैं आलसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे ये इनर्ट पेयर का मतलब समझ गए आप? आलसी पेयर, राइट? मैं वेट कर रही हूँ, फोन बंद हो ले, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं अंदर की स्क्रीन पुअर होती जा रही है। पुअर का मतलब पोरस होती जा रही है, और न्यूक्लियर चार्ज जो है बाहर के शेल तक ज्यादा पहुंच गया। अब उस बाहर के शेल में भी NS और NP किसने ज्यादा फेस किया उस इनवर्ट पुल को? NS ने। तो NS के अंदर मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन को इतना स्ट्रॉन्ग इनवर्ट पुल मिला, वो रेजिस्ट कर गए रिएक्ट करना, उनको अंदर ही रहना पड़ा, जिसकी वजह से उसके 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट जब नहीं किए तो काहे की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे वाले मेंबर्स में नहीं दिखती। ये डायग्राम इनफ होना चाहिए ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने वाले बच्चों के लिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट जब भी जिंदा करना हो इस डायग्राम से आ सकता है। जब तक तो ये बोर्ड में था तब तक तुम्हें पूरी थ्योरी लिखवानी पड़ती थी, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अब वो आपको जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। तो अगर इतनी देर में किसी ने डायग्राम नहीं बनाया, आई वॉन्ट दिस टू बी इन एवरीबडीज कॉपी। ये हर ग्रुप में काम आने वाला है आपके P ब्लॉक में। तो इनवर्ट पुल ज्यादा है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट मुझे मिला। क्यों मिला सारा आपको बताया। मैं इस पे 2-3 अच्छे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जो पिछले ग्रुप्स में डिस्कस किए और आप भूल गए, तो मैं जरा वो लेके आना चाह रही हूँ। सो बना लीजिए, उसके बाद देखती हूँ। ये नीचे वाला क्वेश्चन मैं 2 मिनट रुक के डिस्कस करूंगी, इस पे ध्यान मत देना। अगर ये सब आपके पास आ गया, आंसर 1 क्वेश्चन। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, मैंने लिखा +5। +5 का मतलब क्या है बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन्स का
पार्टिसिपेशन। तो नाइट्रोजन तो दिखा ही रहा है और हम मान रहे हैं फॉस्फोरस भी दिखा रहा है। एग्जाम्पल शो कर दूंगी, कोई भी एक केस ले लो, नाइट्रोजन ले लो, फॉस्फोरस ले लो, उसके नीचे के मेंबर्स ले लो, कोई भी एक केस ले लो। सबसे नीचे वाला लेने में मैं डरूंगी क्योंकि मुझे पता है वहां पॉसिबल नहीं है दिस। अब आप लोग मेरे को ये बताइए, ये +5 क्यों, ये -5 क्यों नहीं? अगर ये फॉस्फोरस का केस था 3s 3p और इधर है 3d, इसको मैं एक्साइट करा दूं तो 5 सिंगल बॉन्ड भी बनते हैं PCl5। आपने हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल सब बताया हुआ है। ये सिमिलर डिस्कशन था मेरा ग्रुप 13-14 में, बट आई कैन सेंस वो हम भूले हुए हैं और ऑब्वियस है बीच में इतनी बड़ी फिजिकल केमिस्ट्री है। यस, इस पेयर गुड, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन होती है। इसको कौन अनपेयर करके आगे भेज सकता है? ओनली अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज लाइक क्लोरीन, लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन। तो जब आने वाली स्पीशीज शर्तिया नेगेटिव है तभी वो एक्साइट होके बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो फिर तो बाउंड टू बी +5। Why it cannot be -5? जब ये कैटायन एनायन वाली बात नहीं है तो 5 बॉन्ड ये किसी पॉजिटिव के साथ बना के खुद पे -5 क्यों नहीं ले रहा? 5 बॉन्ड बनाने के लिए इसको जो अनपेयर करना पड़ रहा है वो कोई पॉजिटिव स्पीशीज फोर्स ही नहीं कर सकती। और इस पे एक और क्वेश्चन मैंने तब भी डिस्कस किया था, मैं अभी भी करूंगी और आगे तक भी करूंगी। कहा जाता है PCl5 पॉसिबल है, PH5 क्यों पॉसिबल नहीं? हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्साइट करके पहुंचा सके आगे इलेक्ट्रॉन को और 5 बॉन्ड बना सके। सिमिलरली ये तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, S सल्फर के साथ का SCl6 इज पॉसिबल वेयर एज SH6 इज नॉट पॉसिबल। तो फिर तब शुरू हो जाओ। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए मुझे कौन चीज चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अप्रोच करके इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर रही है तो फिर तो इस पे तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आना तय है। इसीलिए कभी भी +5 को आप -5 मत एज्यूम कर लेना। और ये कंफ्यूजन बहुत जायज है, हर एक के बस का नहीं है ये जवाब अपने आप को दे पाना। ये बहुत सालों में जब हम देखते हैं कि बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं तब हम ऐसी कोई चीज लेके आते हैं कि भाई इनको पता होना चाहिए। क्लियर है सबको? आर्यन को नींद आ रही है? लग तो रहा है। सो +5 की जगह भी -5 मत करना। चलिए, कमिंग बैक टू वेयर आई वॉज। क्या अब सारी क्लास को ये बात सेट हो गई? जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे +5 का होना मुश्किल है, जैसे जैसे हम ऊपर रहेंगे +5 का होना क्वाइट पॉसिबल है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। यानी नीचे वाले मेंबर अगर मैं जबरदस्ती +5 में ला दूं तो मौका मिलने पे वो क्या करेंगे? वापस अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे लौटेंगे। क्या मेरी क्लास मेरे को बता सकती है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे के मेंबर्स की क्या है? शाइला, नीचे के मेंबर्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। -3 का मैं वेट कर रही थी, शायद कोई गलती से बोल दे। नहीं, ऊपर के मेंबर की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स -3 एंड +5। नीचे के मेंबर की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो अगर अब मेरे पास अगली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आ जाती है, वाई BCl5 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। बिस्मथ सबसे नीचे +5, आई एम नॉट पॉसिबल। +5 इमीडिएटली क्या करेगा? सामने कोई चीज आ जाए उससे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। खुद रिड्यूस हो गया तो क्या बना मेरे लिए? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, इट इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू एंटीमनी Cl5। BiCl5 is good oxidizing agent as compared to antimony Cl5, yes, due to inert pair effect। तो ये चीजें हैं आपके पास। तो अब देखना नीचे मैंने कुछ लिखा है, if I have done some mistake, check or it's correct। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंस होता है हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, वो होना चाहिए 4। और नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए +5। कुछ तालमेल ना बैठ रहा हो तो बताइए। बॉन्ड 4 और ऑक्सीडेशन स्टेट 5 पॉसिबल है? यस, क्योंकि इसमें 3 तो बने नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड
और एक क्या बन गया, एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट शो करता है। तो यस, 5+5 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हुए भी 4 कोवेलेंस हो सकता है। लेकिन यही मैं फास्फोरस के केस की बात करूं, वैसे तो आगे आएगा, पहले आप इसको संभाल लीजिए, भी आना है। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंस जिंदगी में 4 से ऊपर नहीं जा सकती। क्यों भाई? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता परीक्षित? नाइट्रोजन को क्या प्रॉब्लम है 5 बॉन्ड बनाने में? क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाई जा रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट क्यों नहीं कर रहा आगे? शेल ही नहीं है उसके पास। तो मेरा इतना बोलने का वेट थोड़ी ना करते हैं कि मैम का सेंटेंस कंप्लीट हो ले। मैम का सेंटेंस इसलिए चले जा रहा है कि कुछ हिंट मिल जाए बच्चे को, क्योंकि इसके पास 2D नहीं है। तो 2D नहीं है तो कहां से एक्साइट करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन फिर भी इसने पार्टिसिपेट करा लिए, बट इसके पास बॉन्ड बनाने की काबिलियत सिर्फ 4 थी। तो आई होप ये चीज दिमाग में भी आ गई हो और कॉपी में भी आ गई हो। इसके नोट जितने साफ सुथरे बनेंगे आपको उतना ही इजी होगा इस चैप्टर को प्रिपेयर करना, इस फैमिली को प्रिपेयर करना। तो चलें आगे बच्चों। अभी ये कोवेलेंस वगैरह पे और बात आएगी, इसलिए मैं सारा नहीं लिखवा रही। तो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट चले जाएगा, उसके बाद ज्यादा कुछ बचा भी नहीं है। नाइट्रोजन की पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की तो मैंने बात कर ली कि G+3 भी दिखाएगा, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? -3 की। +5 भी दिखा सकता है, चाहे बॉन्ड 4 ही बन रहे हो। ये सब तो आ गया मेरे पास, लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स और भी पॉसिबल है। कोई छोड़ी है हमने? पहले तो देखो, +1 +2 +3 पीछे पड़ा है, +4 +5 भी पीछे पड़ा है, और 0 तो होती है हर एक की। अच्छा, -3 भी हो जाएगी, NF3 आ जाए 3 फ्लोरीन नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन की -3 भी हो जाएगी। तो देखो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 से +5 तो सारी पॉसिबल हो रही है। बट ऐसा कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल कि +1 भी हो रही है, +2 भी हो रही है, +4 भी हो रही है? थोड़ी देर में, सबसे मतलब आखिरी की 2 स्लाइड्स में ये वाले केसेस आपके सामने आएंगे। बट प्लीज नोट डाउन these oxidation states and I am waiting for phosphorus की oxidation state in this case। शायद आप लोग गलत दें, जो मेरा अंदाजा है, बट दीजिए, निकालिए। क्या क्या होता है? ऑक्सा एसिड्स पे बाद में बात करेंगे, पहले मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट दो। जो भी है वो इनकरेक्ट होगी, मैं ये मान के चल रही हूँ, बट हाथ तो चलाओ। और दूसरी चीज, ऑक्सा एसिड्स क्या होते हैं? वेट फॉर माई लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड फॉर टुडे इज ऑक्सा एसिड्स, तब बताऊंगी। इस तरह के कंपाउंड्स को ऑक्सा एसिड्स कहते हैं। किसको कहते हैं? लास्ट स्लाइड में आएगा। बट राइट नाउ मेरे को इतना तो पता चल गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो मेरी क्लास ने निकाल ली होगी, +1 तो कुछ होता ही नहीं है। सो फॉस्फोरस में +1 और +4 देखी गई, नाइट्रोजन में तो सारी देखी गई, फॉस्फोरस में +2 नहीं देखी गई। ठीक है, फॉस्फोरस में +2 नहीं देखी गई, वरना यहां मैंने एग्जाम्पल लिखा होता। तो खैर, इसके बाद अब आगे चलती हूं। कुछ स्टेटमेंट्स में आप देखिए चालाकी की हुई है बस, और मैं वो देखना चाह रही हूं व्हाइल नोटिंग डाउन। कैन यू पिक दैट कि मैम ये कैसे या ये कैसे, हाउ दिस दैट, करिए नोट। दे ऑल आर फैक्ट्स विद लॉजिकल रीजंस। इन सब में लॉजिकल रीजंस हैं, तो आप एक बार जरा इनको सुनिए, सोचिए ये क्या है। नाइट्रोजन की हर ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रपोर्शनेट कर सकती है फ्रॉम +1 टू +4। अब मेरे को याद करना है डिस्प्रपोर्शनेट चीज क्या होती थी, किसको डिस्प्रपोर्शनेट कहते थे। तो लेट्स डू दिस। अगर कोई एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ऐसे 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन जा रहा है +3 में और दूसरा नाइट्रोजन सपोज जा रहा है -3, तो एक नाइट्रोजन ने अपने ही जैसे दूसरे नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज किया और खुद क्या हो गया? रिड्यूस। इसे कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कि खुद ही एक नाइट्रोजन ने अपने जैसे दूसरे नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद क्या हो गया? रिड्यूस। दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन। और डिस्प्रपोर्शनेशन तभी हो सकता है, सुनिएगा, जो लोग लास्ट ईयर नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर को उनके लिए, बाकी अपना करते रहे। इस +2 से बड़ी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो, इस +2 से छोटी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो, चाहे 0, तभी डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल है। यानी एक एटम
अपने से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, वही एटम अपने से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा रहा है। तो नाइट्रोजन में डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल है फ्रॉम +1 to +4। भाई +5 का मैं ले आई नाइट्रोजन का केस, वो क्यों डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेगा? क्यों गणेश? अगर मैं नाइट्रोजन का +5 ले आई जैसे HNO3, और ये बड़ा पॉपुलर, बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, HNO3 डू नॉट डिस्प्रपोर्शनेट, व्हाई? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो क्या भाई? क्योंकि उससे ज्यादा और +6 हो नहीं सकता, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता। जब सेल्फ ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो सेल्फ रिड्यूस कैसे होगा? सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई भी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करता। आई होप ये डिस्प्रपोर्शनेशन का पूरा दिमाग में आ गया होगा आपके। तो ये हुआ डिस्प्रपोर्शनेशन। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपने बताई दी, तो ये तो आप बड़े आराम से कर लोगे। माई पॉइंट इज, ये रिएक्शन कभी भी आ सकता है, मोल कॉन्सेप्ट में आ सकता है, आपके पास किसी भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट एज HNO3 बनेगा, मजबूरी है, +5 वाला एक तो बनना है, H2O बनेगा और NO बनेगा। NO में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की, आई होप मेरी क्लास इजीली देख ली, कोई बॉन्डिंग का चक्कर ही नहीं है इसमें, +2। तो नाइट्रोजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, कौन से वाला? +3 वाला। कम में गया और +3 वाला ही +5 में गया। तो अब आप लोग खुद के लिए देख सकते हैं, ये ऑफ कोर्स 2 होंगे, यहां पर हुआ खुद ही का ऑक्सीडेशन और यहां हुआ खुद ही का रिडक्शन, इसे कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। तो अब मेरे इस अगली स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़, कुछ दोनों स्टेटमेंट चेक करिए असर्शन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आप पकड़ पाएंगे? All oxidation states disproportionate between +1 to +5 in case of phosphorus, yes, between बोला है मैंने। +1 से +5 के बीच सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्प्रपोर्शनेट करेंगी। और ऊपर मैंने क्या लिखा था या क्या बोला था? नाइट्रोजन की वो स्पीशीज डिस्प्रपोर्शनेट करेंगी जहां ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +4 है। और अब बोल रही हूं बिटवीन +1 एंड +5, तो +5 से कम, बिटवीन है तो +5 से कम। बोलने का तरीका बदला, कॉन्सेप्ट सेम है, लैंग्वेज जो हम बदल देते हैं और आपको तंग करते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसका +3 क्यों डिस्प्रपोर्शनेट करने से रेजिस्ट करेगा? +5 में जाके खुश नहीं है, रेजिस्ट करेगा। मैंने इम्पॉसिबल नहीं बोला, करना तो चाहिए, टेक्निकली करना चाहिए, बट डिस्प्रपोर्शनेशन नीचे के मेंबर्स में आपको कम फीजेबल, कम स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी उसका नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो आपके पास अब बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से किस किस का डेल्टा जी नेगेटिव है, और अगर उसमें आपको नीचे के मेंबर्स का हमने डिस्प्रपोर्शनेशन दे दिया, उनका डेल्टा जी खास नेगेटिव नहीं होगा, रेजिस्ट करेगा, एनर्जी डालनी पड़ेगी, वो पॉजिटिव हो जाएगा। दिस चेंज इज नॉट हैप्पीली फीजिबल, मीन्स डेल्टा जी इज नॉट नेगेटिव। नोटेड? सुबह नोट कर लिया? सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेके चीजें अभी चलती जा रही हैं। तो डिस्प्रपोर्शनेशन क्लियर हो गया बच्चों? अब एनामोलिस सारा आपको करा के आई हूं, लेकिन फिर कुछ बहाना मिल जाता है कुछ और देने का। कर लो, पहले नोट कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती चीज है। ऑल्दो हमने बहुत कुछ इसमें कर लिया है, जस्ट कलेक्शन है फिर से कि एनामोलस बिहेवियर कोई मेरे से पूछे अगर नाइट्रोजन का, तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में दे रही हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज सिलेबस से रिसेंटली काटी है 2 साल पहले। पी ब्लॉक के सिर्फ ट्रेंड्स और हैबिट्स समझ लीजिए डाली, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज हटा दी। तो इसलिए केमिकल एनामोलस आपको दिया नहीं, फिजिकल एनामोलस आपको दे दिया। व्हाई इट इज गैस डिस्कस पहले ही कर लिया। और अब यहाँ पे आपको वो लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, नो पी पाई बॉन्ड, सब कुछ आपके सामने आ गया कि अब आप एक मर्जी आप नोट करें ना करें, जिसने पहले नोट किया जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन से काम चल सकता है। ये तो हमारा तरीका होता है, इतनी बार दिखाते जाओ, बताते जाओ कि इनको पक जाए बात, रट जाए, और कुछ ये हमेशा पता रहे कि क्या करना है।
Second point is something interesting which I was interested to discuss and important also. सेकेंड पॉइंट में बात करना चाहूंगी, फर्स्ट पॉइंट तो किया कराया लेकिन आपको आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग, और ये शायद हमसे एक्सपेक्टेड है ये डेटा। N ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी बॉन्ड इंथैल्पी इज वेरी हाई। जरूर पहले कभी बात हुई होगी, चाहे +1 में चाहे +2 में। N2 को फिक्स करना ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं। फिक्स करना मतलब N2 के बॉन्ड को तोड़ के अपने इस्तेमाल के लिए, जिसकी वजह से हमें प्रोटीन कंटेंट पूरा करने के लिए अपनी बॉडी का हमें दालों पे डिपेंड करना पड़ता है या अदर सोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में ही सिर्फ वो बैक्टीरिया है जो N ट्रिपल बॉन्ड N को तोड़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की गिनती में आता है। इसकी एनर्जी 941.4 किलोजूल पर मोल, वन ऑफ द नोन हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट, आई एम नॉट सेइंग हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट एनर्जीज। सो इसको ह्यूमंस अर्थ पे नहीं तोड़ सकते, इतनी एनर्जी नहीं दे सकते हम कि N ट्रिपल बॉन्ड N का बॉन्ड तोड़े। सिर्फ दो जगह ये बॉन्ड इजीली टूट रहा है, एक तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया तोड़ रहा है, और दूसरा राइजोबियम, यस, और दूसरा थंडरस्टॉर्म के वक्त जो लाइटनिंग होती है ऊपर, वहां पे जो नाइट्रोजन है वो गैस ब्रेक होती है। अदरवाइज वी कैन नॉट ब्रेक N2, हम पॉसिबल ही नहीं है कि उसको ब्रेक कर पाए, और उसका रीजन आपके सामने। लेकिन कोई मुझसे यहीं पे पूछ बैठता है, क्योंकि पी ब्लॉक है, इनऑर्गेनिक है, कोई बाउंड्री तो है ही नहीं इसके सिलेबस की, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वाला डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा? डाई एटॉमिक मतलब दो ही, तो F2, O2, Br2, Cl2, I2, H2, N2 ये दिमाग में आते हैं। इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? तो आप पकड़ोगे N2, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग N2 नहीं है, और इसका रीजन आज नहीं पूछेंगे आप, ये आएगा, मतलब आज मैं इतना ज्यादा खोल नहीं पाऊंगी, लेकिन जब मैं केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कराऊंगी तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको बताऊंगी। 3.5 आ जाता है जब केमिकल बॉन्डिंग करेंगे ना, तब 3, 3.5 और वो सारी चीजें लेंगे, बट खैर अभी उसको नहीं, अभी सिर्फ लर्निंग पे आ रहे हैं हम। रीजनिंग में क्या होता है, रीजन में खो जाते हो, कॉन्सेप्ट समझना, लॉजिक लगाना, और वो लर्निंग छूट जाती है। अब मेरे लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्गेस्ट डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप इनहेल कर लेना उसको तो, और हीमोग्लोबिन के साथ ये चली जाए, तो इसको तोड़ नहीं सकते। इट इज फेटल। यू मस्ट बी नोइंग कि अगर किसी कमरे में चूल्हा जल रहा है या अंगीठी जल रही है और उस कमरे में कोई सो जाए, तो वो फिर सो ही गया है, वो फेटल हो गया, वो डेड। क्यों डेड? क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वंस फॉर्म्ड, दिस कैनॉट बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, सो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल डायटॉमिक मॉलिक्यूल C ट्रिपल बॉन्ड O। सेकेंड नंबर पे आता है N ट्रिपल बॉन्ड N। एनीवन थर्ड नंबर पे कौन आएगा? गेस। C ट्रिपल बॉन्ड C। ये शायद मैंने केमिकल बॉन्डिंग में ट्रेंड लिखवाया है पिछले साल। केमिकल बॉन्डिंग में को जबरदस्त रिवाइज कराना पड़ेगा, इस बार पूरा कराना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कवरेज बहुत बढ़ रही है। वो पी ब्लॉक ही है सारा, बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, सारा पी ब्लॉक है, तो वो जब करेंगे। खैर, अब आगे ट्रिपल बॉन्ड के बाद कैटिनेशन क्या होता था? अपने आप से बॉन्ड बनाना, सेल्फ लिंकेज। कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसकी वजह से पूरी ऑर्गेनिक है, लेकिन नाइट्रोजन, अब मैं तो इसी ग्रुप के अंदर कैटिनेशन की बात करूं, N सिंगल बॉन्ड N और P सिंगल बॉन्ड P, कौन सा बॉन्ड लंबा छोटा तो नहीं पूछ सकती, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, कौन सा वीक, सामने है। क्यों? इनऑर्गेनिक में तो फैक्ट पता हो, रीजन दे दो, दैट इज गुड। ये बॉन्ड वीक है, जबकि मेरे हिसाब से बॉन्ड लेंथ छोटी इसकी, 2 नाइट्रोजन पास ज्यादा, तो बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। बट दिस बॉन्ड इज वीक, दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। ये यहां पर मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ शेयर की हुई है। क्यों भाई?
छोटा बॉन्ड बनना था वो, और 2p के बीच सिग्मा बॉन्ड, क्राउडेड, दो ही है उसमें भी, दो ही है इसमें, किस चीज का क्राउड अनुष्का? लोन पेयर रिपल्शन। ये दोनों छोटे एटम्स पास पास आए, जैसे ही पास पास आए दोनों के लोन पेयर्स भी पास पास आए, उनका हो गया रिपल्शन। रिपल्शन को मैनेज करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ गया, लेकिन जैसे आया फास्फोरस, फास्फोरस का साइज थोड़ा सा बड़ा, बड़ा तो वो दूर, दूर तो उसके लोन पेयर ठीक ठाक दूर, रिपल्शन से बच गया। इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो अट्रैक्शन ही रहा, इसका आधा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रिपल्शन मैनेज करने में चला गया, इसलिए जल्दी टूट गया। तो लिखिए मेरे साथ, कैटिनेशन नाइट्रोजन में वीक है। क्यों वीक है मैं लिख रही हूं यहां पे, बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन इन एन सिंगल बॉन्ड, एन की बात हो रही है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन और पी ट्रिपल बॉन्ड पी का कंपैरिजन नहीं चल रहा। अगर एन एन के बीच सिंगल बॉन्ड और पी पी के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो कौन सा बॉन्ड वीक होगा? एन एन। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है देखो, ट्रिपल बॉन्ड है तो भाई वो तो सारी दुनिया से ही ऊपर निकल गया, और सिंगल बॉन्ड है तो वो अपने पी पी से भी पीछे रह गया, क्योंकि एक अकेला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैनेज नहीं कर पाया दो लोन पेयर जो साथ में आए उनके रिपल्शन को। सो बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन इन एन एन इट इज वीक। लेकिन मुद्दा क्या है, हम लोग ये भूल जाते हैं लोन पेयर रिपल्शन कैसे बता दिया आपने वीक है, आप कैसे रटे? सब्जेक्ट बहुत बुरा है अनऑर्गेनिक, कैसे रटूं? ये आपके नोट्स का काम होना चाहिए कि आप लिखिए स्मॉल साइज ऑफ एन, ये आपका अपना तड़का होगा। स्मॉल एन एटम ब्रिंग लोन पेयर क्लोजर। तो लोन पेयर इतनी पास आ गए दो छोटे छोटे एटम्स के सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बनने से कि रिपल्शन स्टार्ट हो गया। पी बड़े बड़े थे, उनमें पी ब्लॉक के अंदर फास्फोरस के अंदर जो लोन पेयर थे वो थोड़े दूर थे, रिपल्शन डोमिनेट ही नहीं कर पाया, अट्रैक्शन बढ़िया रहा और बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यही वजह है कि जैसे आपने सोचा था या सुना था थोड़ी देर पहले, इफ आई कैन राइट दिस, एक सवाल और उठ के आया, अभी आया दिमाग में, ये पॉसिबल है, ठीक है, यही पॉसिबल है फास्फोरस का, क्या नाइट्रोजन का ये नहीं बन सकता था? Why नाइट्रोजन डू नॉट एग्जिस्ट एज N4? ठीक है इसका ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसे भी तो एग्जिस्ट कर सकता था। कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज, भाई इनके कितने लोन पेयर तुम पास लाओगे? दो तो इस पे झेले नहीं जा रहे, अब तुम ये लोन पेयर इतने पास ले आओ। तो इट्स नॉट कि P4 की तरह N4 एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। N2 की तरह ही एग्जिस्ट किया तो उसका सिंगल बॉन्ड वीक होना और उसका कॉन्सिक्वेंस, ये दिमाग आपको क्वेश्चन में खोलना पड़ेगा। अगर लॉजिक नहीं पता होगा तो जवाब नहीं आएगा आपके पास। अब आपको सिंगल बॉन्ड होना ना होना समझ आ गया बच्चों। अब आ जाते हैं ये जो बात हो चुकी कई बार, लेकिन इसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग सवाल रह गए थे और ये पुरानी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है सारे के सारे। पहले नोट करना पॉइंट नंबर 3, फिर शायद नोट करते करते आपको पता चल जाए मैं क्या पूछने वाली हूं और आप प्रिपेयर हो जाएं, जी इसका आंसर तो दे देंगे। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस होने की वजह से उसकी कोवेलेंसी सिर्फ 4 है, क्योंकि एनामोलस प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं सिर्फ नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल्स ना होने की वजह से उसकी कोवेलेंसी 4 है। बाकी एलिमेंट्स की कोवेलेंस कितनी हो सकती है? 5 के 6। अब बात ये करनी है, 5 तक तो मैं पहुंचा चुकी थी, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन 6 भी बन सकते हैं, वी नीड टू वेट। बट एक बार आप नोट कर ले तो आपको पता चले। तो अब थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया, तो बात आती है फास्फोरस का मैक्सिमम कोवेलेंस आप 6 कैसे? तो चेक पीपल, यहां देखिए सभी और फिर अपनी कॉपी में बना लेना। फास्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के मैंने कहां भेज दिया? डी में। 5 बॉन्ड तो बन सकते हैं, तो इसका कोवेलेंस 5 तो हो सकता है इन एनी केस। 6 कैसे हो सकता है?
डी ऑर्बिटल तो है खाली, फिर क्या होगा? और है कहाँ एक्साइट करने के लिए? वैलेंस के अलावा अंदर कोर का, इनर कोर तो यूज ही नहीं होता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए एक Cl माइनस, मेरा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं लेके आ जाऊं, मैं तो खुद अनस्टेबल हूं, तो Cl माइनस आएगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, बड़े मजे से यहां बिठा लेगा उसको, तो क्या हो गया? कोवेलेंस 6। फिर तो 7 भी हो सकता था, क्यों याद भी? 7 क्यों नहीं? हाँ ज्यादा हो जाता, स्टेरिक हिंड्रेंस 6 से ज्यादा आप सुनते कम ही है, मतलब थोड़ा रेयर ही है। 7 क्यों नहीं हुआ? फिर 8 क्यों नहीं हुआ? स्टेरिक हिंड्रेंस। कॉपी में कैसे इसको शो करना है करिए अपने हिसाब से, कि फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंस 6 कैसे हो पाई, 7 क्यों नहीं हुई, मैक्सिमम 6 पे ही क्यों रुकी। तो उसका सबूत है ये मैनी टाइम आस्क्ड क्वेश्चन इज, जो मैंने आपके सामने लिखा है। पहले ये कोवेलेंस लिख लें, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये भी अगेन हॉट फेवरेट है। यहां से ये क्या है, ये क्या कर रखा है मैंने, पहले इतना नोट कर लीजिए, चौथा पॉइंट बाद में, पहले तीसरे पॉइंट को कवर करते हैं। एक्चुअली में क्या देखा गया, लोग लिख रहे हैं, चलो पहले आप लिखो, उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आएंगे। फोर्थ पॉइंट जल्दी मत करना लिखने की, अभी हम थर्ड पॉइंट को ही डिस्कस कर रहे हैं कि फास्फोरस की कोवेलेंस 6 ही क्यों हुई मैक्सिमम, 7 क्यों नहीं हुई या 5 क्यों नहीं। तो मैंने आपको फास्फोरस की कोवेलेंस 6 दिखाने का ये शो कर दिया एक, राइट? लेकिन ये क्या, कैसे, कहां से लाई, उसके बारे में बात करते हैं। क्या यहां तक सबके पास आ गया? मैं इसके नीचे का छोड़ के पहले ये समझा लूं जो लिखा है। ओके, PCl5, जब आप सॉलिड स्टेट में PCl5 को देखते हैं ना, आप जानते हैं इसकी ज्योमेट्री बहुत ही, अभी जब आप स्ट्रक्चर्स और ज्योमेट्रीज देखेंगे, बहुत ही अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? PCl5 की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, फास्फोरस बीच में और ये 5 साइड Cl। और अगर हम कहीं क्यों इतनी खराब ज्योमेट्री मानते हो आप इसको, इसमें देखिए ये 2 बॉन्ड थोड़े लंबे खिंचे हुए होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड सारे सेम साइज के, लेकिन जो ये वाले एक्सियल बॉन्ड्स ये सारे, ये दोनों के दोनों थोड़े लंबे, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, कुछ एंगल तो मेरे पास यहाँ 60 डिग्री, एक एंगल मेरे पास यहाँ 90 डिग्री, और एक एंगल इन 2 Cl में 180 डिग्री। कितना अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री, ना तो सारे बॉन्ड लेंथ सेम, ना सारे बॉन्ड एंगल सेम। तो PCl5 अपनी ज्योमेट्री से खुश नहीं है, मौका मिलते ही वो अपनी ज्योमेट्री बदलने की कोशिश करता है। तो PCl5 की 2 यूनिट्स, सॉलिड मतलब 2 यूनिट पास पास आ गई, दे एक्चुअली एग्जिस्ट एज PCl6 माइनस एंड PCl4 प्लस। एक Cl इधर से कूद के उधर चला गया। तो PCl5 देखने में कोवेलेंट है और होता भी कोवेलेंट है, बट सॉलिड में ये कैसे एग्जिस्ट करता है? आयोनिक में एग्जिस्ट करता है। ये आपकी कॉपी में आना चाहिए। कहां से आया, कैसे आया, क्यों पढ़ा दिया, इसका कोई सवाल नहीं। लेकिन PCl5 सॉलिड स्टेट में आयोनिक बनाता है। ये अगर आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन, आप बता भी नहीं पाओगे कौन से चैप्टर में, इनमें से किस में आयनिक बॉन्ड है, आपने क्लास 11th में किया है, इनमें से किस में आयनिक बॉन्ड है, KCl दे दिया, KNO3 दे दिया, 10-12 दे दिया, गिनती करवा दी आपसे। आप PCl5 को कभी इस तरह से लिखे को देख के बता ही नहीं पाओगे। ऐसा तो देंगे नहीं वो, कैसे देंगे? सॉलिड PCl5 के अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि ये एक एनायन और एक कैटायन के बीच का इंटरेक्शन रखता है। क्लास 11th में मैं ना ये दे पाती थी क्वेश्चन, ना पढ़ा पाती थी कि मैं कैसे बताऊं सॉलिड PCl5 तो आयोनिक है। उसी वक्त आपका हाल खराब हो जाना था कि नहीं, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर द पोलराइजेशन, मोर द कोवेलेंट, और मैं PCl5 को आयनिक दे रही हूँ। PCl5 को आयनिक नहीं दे रही, सॉलिड PCl5 को आयनिक दे रही, गैसेस को नहीं। लिखिए इसको, ये बिना कोई पूछे बताए आपसे आ नहीं सकता, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये जब तक आपकी कॉपी में ना हो, 4 बार आपसे गलतियां ना करा लें, तब तक नहीं याद होता ये।
आ गया सबके पास ये? अब वापस पहुंचते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे। ये देखना लिखते लिखते आ रहा है क्योंकि मैं आज ये बहुत बार बता चुकी हूँ, काफी बार, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है। देखना जरा। अब आ जाइए लास्ट पार्ट ऑफ दिस फैमिली। हर फैमिली आगे आने वाली में हमें ये करना होगा। ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, रिएक्शन विद H2 हाइड्रोजन के साथ, रिएक्शन विद O2 ऑक्सीजन के साथ, और रिएक्शन विद हेलोजन। इन 3 के साथ आपको रिएक्शन करना बताना पड़ेगा हर जगह, तीनों में बस। रिएक्टिविटी विद H2, ये सारा का सारा ग्रुप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाता है, और इस ग्रुप के हाइड्राइड्स को बोलते हैं, मतलब अब बोलते क्या, पहले वाले को तो स्पेशल नाम दिया है अमोनिया। दे आर हाइड्राइड्स। वाई दे आर हाइड्राइड्स? क्योंकि हाइड्रोजन की शुरू में देखा जाए तो मतलब यूजुअली हम मानते हैं कि हाइड्राइड्स ही हैं H के साथ जो भी है। तो आप जब तक थोड़ा थोड़ा नोट करने में बिजी हैं, मैं कुछ लिख लूं, फिर मेरी इच्छा है, वैसे सुने बिना इसको नोट मत करो, इसमें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा तुमको अपने आप। मैंने तो सिर्फ पॉइंटर्स लिखे कि ये डिस्कस करने हैं, आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। तो पहले तो मेरे को हाइड्राइड्स लिखवा दो इसके। NH3, PH3, लिख लो अपनी कॉपी में, एक काम करो, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का हाइड्राइड। नाइट्रोजन के हाइड्राइड को कहते हैं अमोनिया, फास्फोरस के हाइड्राइड को कहते हैं फॉस्फीन, और बिस्मथ के हाइड्राइड को कहते हैं बिस्मुथीन। राइट, ये नाम चलते हैं इनके। तो अमोनिया है, फॉस्फीन है, बिस्मुथीन है। मेरे को इन हाइड्राइड्स की बात करनी है, साइड में रखती हूं मैं इस सारे पॉइंट को। पहले तो हाइड्राइड्स को देखते हैं, आपसे आपकी गट फीलिंग पे आंसर निकलवाते हैं, फिर बात करेंगे बाद में। माई पॉइंट इज, इफ आई आस्क यू, इन सारे हाइड्राइड्स में से थर्मली स्टेबल कौन सा है? अब ये थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? हीट के अगेंस्ट कितनी हीट को ये बियर कर सकता है, उतना ही ज्यादा स्टेबल है, बॉन्ड टूटे ना जल्दी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इसका बॉन्ड जल्दी नहीं टूटना चाहिए। सब में कौन सा सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल? NH3। वाई? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का साइज कंपैटिबल, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ओवरलैप अच्छा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विल बियर हीट मोर, दैट्स वाई थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ये सारा आएगा, मैं आपकी गट फीलिंग से कुछ चीजें पकड़ रही हूं। दूसरी चीज, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट को लेके कुछ, एनी कमेंट? NH3 का चांस पूरा है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो प्रॉपर्टीज पढ़े उससे पहले और भी कुछ चीज। इस एलिमेंट को E बना दूं पूरे ग्रुप के। अब मुझे पता है इसके वैलेंस शेल में एक लोन पेयर पड़ा है और ये 3H। कैन यू टेल मी इस E का हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री और शेप, थोड़ा सा वहां पहुंचे तो। ये एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन शॉर्टकट फॉर्मूले से निकालो या कैसे भी निकालो। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, चारों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। लोन पेयर 1 और 3 बॉन्ड पेयर, तो मैजिक नंबर क्या आया? 4। 4 से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाती है? sp3। अब उसमें एक लोन पेयर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन थोड़ा ज्यादा। sp3 का आइडियल एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन इस लोन पेयर ने धक्का इतना दिया, रिपल्शन इतना ज्यादा था कि ये एंगल 109 से थोड़ा सा छोटा हो गया। कितना? 107। ये अमोनिया के केस में 107 है, बाकियों के में नहीं, लेकिन मैं अगर अमोनिया की बात करती तो ये। व्हाट अबाउट इट्स डाइपोल मोमेंट? ये पोलर होगा कि नॉन पोलर? पोलर, क्योंकि ये एक बॉन्ड पोलर, थोड़ा थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग आ रहा होगा। ये एक बॉन्ड पोलर, ये बॉन्ड भी पोलर, तीनों का वेक्टर एडिशन ये प्लस लोन पेयर ये, तो नेट डाइपोल मोमेंट ठीक ठाक आ गया, हाईली पोलर। राइट, तो सारे मॉलिक्यूल सेम लॉजिक फॉलो करेंगे, सारे मॉलिक्यूल्स में लगभग सेम ज्योमेट्री, सेम शेप, थोड़ा एंगल वेंगल का फर्क पड़ेगा, सारे पोलर होंगे। तो मैं हाइड्राइड्स को पढ़ूं उससे पहले मेरे को ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। इस ज्योमेट्री को बोलते क्या है? अरे क्या बात है, टेट्राहेड्रल कैसे? ये तो कोना है ही नहीं। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हुआ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का।
बट फाइनली ज्योमेट्रीज शेप इज डिसाइडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर। तो इसको क्या बोलते हैं? पिरामिड। ये उनके लिए जो केमिकल बॉन्डिंग भूल गए थे, कोई ना कोई पॉइंट भूल गए थे, उसके ना मैं हाइड्राइड डिस्कस भी नहीं कर सकती। अब आखिरी सवाल, गट फीलिंग से, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाऊंगी, अमोनिया से फॉस्फीन, इस एंगल का क्या होगा? बढ़ना या घटना? हाँ चेतन, बढ़ना। निहारिका, बढ़ेगा। मायरा, हमारे पास 11th में एक लड़की आई है अमायरा, और वो भी यहीं बैठती है। इतनी दिक्कत हो रही है ना, मैं उसको तो मायरा बोल रही हूँ तो सोच रही हूँ कि नहीं ये अमायरा है, और इसको मायरा बोल रही हूँ, और ये तुम्हें को बोलने से पहले सोचा है कि ये अमायरा नहीं है, दोनों की सेम सीट है। गॉड। एनीवेज, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। आई एम ऑल्सो विद हिम। ठीक है, नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से दिस, बीच वाले का साइज तो बढ़ रहा है, आई एग्री। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट रही है, आई एग्री। सब मान रहे हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा, फास्फोरस की और कम, करते 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 नीचे तो पॉजिटिव आ गए। सब जुगाड़ लगाओ, सोचो, फिर करेंगे ये काम, फिर तो बचेगा ही कुछ नहीं, मैक्सिमम तो आ गया। आई एग्री विद समर की एंगल घटना चाहिए। लॉजिक सोचिए, लॉजिक तुमसे नहीं पूछ रही, वो मैं ही दूंगी क्योंकि सबको बताना है ना, इसलिए हमारा आंसर सही है। सोच लो, शायद गलत ना हो। और कौन कौन डिक्रीज की तरफ है? डिक्रीज होगा एंगल, वजह? समर, वजह? कौन? परफेक्ट, सही जगह पहुंचे हो दोनों लोग। अब बाकियों को भी पढ़ाऊंगी, बाकियों को भी बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही जगह पहुंचे, बिल्कुल सही, मतलब कोई गलती नहीं निकाल सकती मैं इसमें। सबसे पहली चीज, अब आप मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी डिसाइड होती है एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा, उतना ही थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। ये तीनों टुकड़े जरूरी हैं असर्शन, रीजन या मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट के लिए। इसको हल्के में नहीं लेना, ये तीनों वर्ड जरूरी हैं। एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी की टर्म में पूछते हैं, हम सोचते हैं हमसे थर्मल स्टेबिलिटी पूछेंगे, हम टपाक से आंसर दे देंगे, लेकिन पूछते किस में है? डिसोसिएशन एंथैल्पी में, फिर परेशान हो जाते हैं। तो EH डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? EH बॉन्ड की स्ट्रेंथ, EH बॉन्ड की स्ट्रेंथ। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं प्लीज, कहीं भी कुछ वॉइस का इशू आए तो। आज मेरे पास ठीक करने वाला बंदा है, फिर नहीं होगा। It's clear, ma'am. Oh, thank you. Finally. So मैंने देखिए अमोनिया फॉस्फीन करते करते एंड में किसको लेकर आई हूं? बिस्मुथीन को, थर्मल स्टेबिलिटी में। अब आ जाते हैं, पहले बॉइलिंग पॉइंट करना बच्चों, बाद में मेल्टिंग पॉइंट। ये गलत सीक्वेंस है, पहले ना बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस होना चाहिए, बाद में मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस होना चाहिए। आई होप अभी तक आपने लिखना ना शुरू किया, बॉइलिंग मेल्टिंग को लिखना तो नहीं शुरू किया, गुड। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये डिसाइड कैसे होता है। बॉइलिंग पॉइंट मींस दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला वैन डर वाल्स फोर्स। अब आपने देख लिया ये ग्रुप का जो हाइड्राइड का मामला है, ये सारे के सारे क्या हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स। अब मुझे पता है अमोनिया में आप लोगों ने शुरू में ही बता दिया क्या आती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो काफी ज्यादा होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, आई एग्री। तो अभी लिखना नहीं, मैं थोड़ा सा चेंज भी करूंगी। तो पहले तो मेरे को अमोनिया को बाकियों से जोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अमोनिया का डायपोल मोमेंट इतना ज्यादा है कि उसका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इतना ज्यादा है, वो तो एक्सेप्शनली हाई होगा। लेकिन बाकियों का क्या? तो अमोनिया की बात मैं एकदम बाद में करूंगी, आप भी हमेशा ऐसे ही याद करना वरना कंफ्यूज होंगे और ग्रुप्स भी आने हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी PH3, आर्सेनिक H3, एंटीमनी H3 और बिस्मथ H3। इनमें किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है।
सब में क्या है? वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सरफेस एरिया से। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? बिना किसी एक्सेप्शन के ये। बट अमोनिया में सरफेस एरिया तो बहुत छोटी सी बात होगी, ठीक है उसमें भी फोर्स डाइपोल डाइपोल, लेकिन उसका डाइपोल डाइपोल एक स्पेशल कैटेगरी का हो गया। कौन सी कैटेगरी का? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मुझे नहीं पता उसको किधर रखूं, क्योंकि इन चारों के पीछे मेरे को पता था सरफेस एरिया इज द फैक्टर। अब इस अमोनिया को कंपेयर करने के लिए हम नेचर के पास गए कि बताओ जरा अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट वाज समवेयर अराउंड इन बिटवीन एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये आपको याद करना होगा। लेकिन जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट का हाइड्राइड्स का पूरे पी ब्लॉक का ट्रेंड लगाएंगे, फर्स्ट मेंबर को छोड़ के बाकी पहले सारे लगा लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा अमोनिया किधर फिट करो। आप बॉइलिंग पॉइंट को नोट करिए, और उसमें अगर आपको पीछे जो मैंने तरीका दिया उससे नोट करना लगे खुद के लिए सही तो उस तरह से करो, अदरवाइज जैसे सही लगे। अभी तो याद भी रहता है तो आप नोट कर पाते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट को नोट करिए, फिर मेल्टिंग पे आएंगे। इसको जिसने भी सही नहीं दिया जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली, जिन्होंने पूरा आप देखें तो बॉन्ड एंगल्स और उस सब पे इतना कुछ हमने उस वक्त किया है, तो हम कहीं भूले बैठे थे इस कॉन्सेप्ट को। एंगल की वैल्यू नहीं मांगी थी मैंने, कॉन्सेप्ट मांगा था। आप देखिएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर चिपका हुआ होगा, खिसका हुआ होगा। छोटे से नाइट्रोजन पर, छोटा साइज नाइट्रोजन का, उस पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स बहुत पास पास आए, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने पास रखा हुआ था, जिसकी वजह से इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, बिकॉज दे आर क्वाइट क्लोजर टू ईच अदर। रिपल्शन, उस रिपल्शन के ज्यादा होने की वजह से इसको 160 डिग्री से और पास लाया ही नहीं जा सका। वरना आप सोचिए ना, नेचर में ज्योमेट्री क्या होती है? रिपल्शन मिनिमम हो जाने चाहिए। इस लोन पेयर से दूर भागते वो 90 डिग्री पे क्यों नहीं आए? वो 107 पे क्यों रह गए? कोशिश की होगी, लेकिन अंदर ही झगड़ा पड़ गया, अंदर ही ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करने लग गए, इसलिए 107 पे रुकना पड़ा। बट व्हाट इफ आई एम टेकिंग फॉस्फोरस? फॉस्फोरस उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, आप देखोगे फॉस्फोरस हाइड्रोजन में ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको। ये लगभग, ये इधर थोड़ा बीच में कह लो, या समवेयर नियर फॉस्फोरस, बट नॉट एज इन नाइट्रोजन। इतना बड़ा फॉस्फोरस और उसमें ये पेयर काफी दूर, उसके से इनमें रिपल्शन क्या होगा? ठीक ठाक कम। इसका एंगल देख रहे हो कितना पहुंचा है? 107 से सीधे पहुंच गया 93 पे। एनसीईआरटी ने सारे बॉन्ड एंगल्स की वैल्यू दी है हाइड्राइड्स की, मैंने बाई चांस नोट नहीं की। पी ब्लॉक पढ़ते हुए या तो आप बुकलेट रेफर करेंगे, बुकलेट में आपको शायद दे चुकी हूँ, जब मैंने ग्रुप 13 कराया था दे चुकी, बट चेक कर लीजिएगा उसमें 13 14 के बाद 15 है या नहीं है तो मैं वो प्रोवाइड करूंगी। टेबल दे रखे हैं उसके अंदर, एंगल की वैल्यू आपसे एक्सपेक्टेड है, सारे एंगल्स की वैल्यू एनसीईआरटी में गिवन है, आपसे पूछेंगे पुरानी एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी से सारे एंगल्स की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? तो बॉन्ड एंगल इतना तो पता चल गया, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, नीचे खास डिक्रीज नहीं हुआ, 91 तक ही पहुंच पाए बस हम 80s में भी नहीं पहुंचे, ऊपर काफी ड्रास्टिक हमें एंगल का डिक्रीज मिला। डन, इतना पहुंच गया सबके पास कॉपीज में। हाइड्राइड की आखिरी दो चीज और, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? क्लासिकल डेफिनेशन, रिडक्शन, पुरानी डेफिनेशन 10वीं कक्षा की। हर वो चीज जो हाइड्रोजन, मतलब कहीं अगर हाइड्रोजन का एक्सेप्टेंस हो रहा है तो कहते थे रिडक्शन। ऑक्सीजन कोई स्पीशीज एक्सेप्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाज रिडक्शन। हाइड्राइड्स के केसेस में रिड्यूसिंग एजेंट क्लासिकल डेफिनेशन से ही किया जाएगा, ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट से, कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि एडिशन ऑफ, कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। नो, हाइड्राइड्स के केस में कभी आना मत मेरे पास ये डाउट लेके कि मैम रिड्यूसिंग एजेंट तो वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो, खुद ऑक्सीडाइज हो मतलब क्या करे? इलेक्ट्रॉन का लूज करे, लॉस करे, बट यहां तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाइड्राइड्स के केस में क्लासिकल डेफिनेशन से, इसीलिए आज तक क्लासिकल डेफिनेशन आपको पढ़ाई जाती है, क्योंकि पता है वो यूज होगी, उसको डिस्कार्ड नहीं कर पाए हम। तो अब अगर मैं लास्ट दो चीजें और देखूं,
हर वो हाइड्राइड जो हाइड्रोजन जल्दी तोड़ के सामने वाले को दे देगा, वो सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप हाइड्राइड हैं और मैं रिड्यूस होने के लिए खड़ी हूं, आपने अपना हाइड्रोजन छोड़ दिया, मुझे मिल गया, मैं रिड्यूस होगी। कौन हाइड्रोजन जल्दी ब्रेक करके रिलीज कर देगा? बिस्मुथीन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन? जो अपना H जल्दी रिलीज कर दे, H वाला बॉन्ड जल्दी तोड़ के दे। ये हाइड्राइड जाएगा सामने वाले के पास और उसको क्या कर देगा? रिड्यूस। तो रिड्यूसिंग एजेंट अगेन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी कम उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। बॉन्ड टूटेगा, सामने वाले को हाइड्रोजन मिल जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। इसे नोट करिए। लास्ट इज दिस, हाइड्राइड खत्म। यहां सबसे बड़ा हाइड्राइड होगा हर ग्रुप में। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम जब भी इतने सालों से पी ब्लॉक पढ़ते थे, तब तो खैर एनसीईआरटी में भी था, नीट जेई में तो था ही था, तो हम हाइड्राइड्स की 4 या 5 प्रॉपर्टी पढ़ के निकल पड़ते थे। टेबल में एक और दी हुई है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं तब अड़ती है ये बात कि क्या किसी की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव भी होती है? अक्सर आपने देखा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होती है, और मैं हमेशा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते वक्त बोलती हूँ कहीं किसी की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव आए तो आप मेरे को बताएंगे जरूर, इट्स समथिंग स्पेशल, कम मिलती है। अमोनिया की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नेगेटिव, बाकी सारे ग्रुप की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज पॉजिटिव। ये एक तरह से एनामोलस बिहेवियर भी आप अमोनिया का कह सकते हो, या हाइड्राइड्स के ट्रेंड्स में भी एक पिक्यूलियर बात कह सकते हो। तो यहाँ हाइड्राइड्स खत्म, जो सबसे बड़ा माना जाता है किसी भी फैमिली में, सबसे बड़ा टाइम और जगह लेता है हाइड्राइड्स। आ गया सबके पास? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? या कोई भी स्टूडेंट ऐसे हो जिनको लगे ये चीज मेरे को नहीं आती, जो आप फ्लो में बोल गए और बाकी कर गए, मेरे को नहीं पता ये कैसे? अगर ऐसा कुछ भी है तो जो हम समर ब्रेक दे रहे हैं उसमें आप देखो, +1 वालों का तो प्रॉपर ब्रेक है, उनको तो समझ नहीं आती ये चीज़ कि समर ब्रेक में भी कुछ किया जा सकता है। तो हम मंडे ऑल्टरनेट फ्री हैं, +1 वाले तो इतना थक चुके हैं, समर ब्रेक कब होगा, पापा मम्मी ने टिकटें बुक करा रखी हैं। तो +1 का तो वही चल रहा है जो आपका इस वक्त चलता था, वो तो समर ब्रेक के लिए वेरी एक्साइटेड है, वेरी मच। तो वो तो आएंगे नहीं, उनका तो ब्रेक माने ब्रेक। हम मंडे ऑल्टरनेट्स फ्री हुआ करेंगे। किसी को भी लगता है मेरे को हाइब्रिडाइजेशन दोबारा करनी है, ज्योमेट्रीज दोबारा करनी है, आपने कैसे कह दिया PCl5 इतना एसिमेट्रिक है या अनस्टेबल है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए रिवाइज करने के लिए 1-1 दिन चाहिए, सिर्फ 1-1 डेढ़ घंटा चाहिए। किसी को भी लगे तो यूटिलाइज करना, इसके बाद हमारा ब्रेक होगा और आपके पास टाइम नहीं होगा। इसका तो हम होंगे, कहेंगे आ जाओ, नहीं मैम अब ये है वो है, अब ये है वो है। तो जितना हो सके इस ब्रेक में आप थोड़ा सा अगर लगता है तो कर लीजिएगा, नो प्रेशर। मेरा यही है ब्रेक का, मेरे घर वाले मेरे को कहीं ले गए तो ब्रेक होगा, नहीं तो मैं क्लास लूंगी। डिपेंड करता है, घर वालों पे आए हुए हैं, हमसे सिफारिश कर रहे हैं कि हमें ले जाओ कहीं, तो अगर मैं कहीं गई तो मैं आपको ज़रूर 2 दिन की छुट्टी दूंगी, वरना कुछ हम करते रहेंगे, ठीक है? जिसके लिए आपको प्रेशर नहीं दिया जाएगा, आपकी मर्जी होगी। सेकेंड आ जाती है आपके पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये बहुत छोटा सा है, ज़रा सा है। सारा ग्रुप सारी दुनिया ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर को छोड़ दो तो ऑक्सीजन से तो सारे रिएक्ट करते हैं। तो ये पूरा ग्रुप अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाएगा। क्या फर्क है दोनों तरह के ऑक्साइड्स में? सुबेग, दक्ष, ध्रुव, अगर दोनों फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे सको तो। मैंने P2O3 और P2O5 लिखा है, आप N2O3 N2O5 भी लिख सकते थे। यस, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। 2 तरह के ऑक्साइड्स होंगे कि 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स है भाई, तो मेरे को 2 तरह के ऑक्साइड्स मिलेंगे। आप अगर नई एनसीईआरटी का भी कवर पेज देखें तो इसका स्ट्रक्चर दे रखा है। P2O5 कोई बनवाए मेरे साथ, P2O5 बॉन्ड शॉन्ड नहीं, P4O10 इसी का डाइमर, सॉरी जो एनसीईआरटी में दिया है इसी का डाइमर, P2O5 का डाइमर P4O10। 4P मैंने यहां बना दिया, 4P देखते ही मेरे को समझ आ जाता है कुछ तो ऐसा होगा। कवर पेज है हमारा, अब भी नई एनसीईआरटी का भी कवर पेज है, चैप्टर काट दिया, भूल गए कवर पेज में कुछ और बना दे, हम चैप्टर कट गया हमसे। अब कोई बताएगा, लाखों कॉपीज प्रिंट हो गई हैं तो 10 साल बाद कवर पेज चेंज होगा। चैप्टर काट के
कवर पेज वही दे रखा है। पहले तो मैंने 4 ऑक्सीजन सेट किए, अब बीच में एक एक देखना भाई, मैं गलत भी कर सकती हूँ, तुम बच्चे बताओगे कुछ गड़बड़ है अभी भी। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 बच गए। अच्छा चलो वो तो कहीं भी सेट करूं मैं, देखी जाएगी। मैं पूछना चाह रही हूँ क्या फास्फोरस के बॉन्ड ठीक बने हैं? फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? या तो 3 या 5। ऑक्सीडेशन स्टेट तुम बोल रहे हो 5, तो फास्फोरस के 5 बॉन्ड बनने चाहिए थे ना। तो अभी सारे फास्फोरस मैंने 4-4 बॉन्ड पे छोड़ रखे हैं आई थिंक। देखना ऑक्सीजन हो गए 10। जब मैंने आपको इसका डाइमर बना दिया तो फिर P2O3 का P4O6 तो आप बना ही लोगे, एक बनाने की देर होनी चाहिए, उसके बाद तो बना लोगे। तो फास्फोरस के ऑक्साइड्स में कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, या कितने पी पाई हैं, कि कितने पी पाई बॉन्ड है इसके अंदर? पी पाई डी पाई। चेक, थोड़ा ज्यादा हो गया गड़बड़ मेरे बोलने में बार बार, आई एम सॉरी। हाउ मेनी पी पाई डी पाई बॉन्ड? पहले तो बताओ इसका मतलब क्या होता है। पाई बॉन्ड बिटवीन पी एंड डी ऑर्बिटल, एक का पी एक का डी, अगर पाई बॉन्ड बनाए तो उसको बोलते हैं पी पाई डी पाई। हाउ मेनी पाई आर पी पाई डी पाई? ज्यादा ही पाई हो गया है, सॉरी। 4, चारों के चारों पी पाई डी पाई है। ये क्या पूछ लिया मैम, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। ये है फास्फोरस, एक एक्साइट करके पहुंचाया 3D में। आई होप ये तो आता होगा हमको। जो सिग्मा बनाते हैं वो शुरू में निपट लेते हैं। पाई कौन सा बनाता है हमेशा, हम क्या मानते हैं? आखिरी वाला, राइट? आखिरी वाला बनाता है पाई। हर फास्फोरस ने एक ही तो पाई बना रखा है। तो फास्फोरस का कौन सा ऑर्बिटल? 3D, और ऑक्सीजन का तो 2p। चारों के चारों डी पाई पी पाई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ लेंगे। वो सोचते हैं कि भाई हमें तो केमिकल बॉन्डिंग में पता ही है पी पाई डी पाई क्या होता है। पी ब्लॉक की एनसीईआरटी ना पढ़ना बहुत नुकसान देगा। पी ब्लॉक की अगर एनसीईआरटी आप देखें, +1 की एनसीईआरटी जिसमें ग्रुप 13 शुरू है, उससे पहले 2 से 2.5 पेज पी ब्लॉक की कुछ पिक्यूलियर चीजों पे दे रखा है। वहां ये बात की हुई है कि पी पाई डी पाई बॉन्ड कौन से होते हैं, कहां बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो पी ब्लॉक जिस चैप्टर में स्टार्ट किया है +1 की एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 में, वहां ये सारी चीजें दी है जो बीच बीच में हम आपको देते हैं। एनीवेज, आ जाए ऑक्साइड्स पे। अब 2 तरह के ऑक्साइड्स मिलेंगे सारे ग्रुप में। नीचे वाले +5 वाला नहीं बताएंगे क्योंकि वो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, वो पसंद ही नहीं करते +5। नाउ जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक, मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक। ये इंफॉर्मेशन हम सबको पता है। लेकिन जिस नॉन मेटल के हैं ही 2 ऑक्साइड, उसका मैं क्या करूंगी? कौन सा ज्यादा एसिडिक? इसको कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, मोर द ऑक्सीजन कंटेंट। यस, 2E पे 5O, 2E पे 3O। कोई नहीं पूछ रहा, कोई सब्जेक्टिव तो है नहीं, आपको जैसे याद। मोर द ऑक्सीजन कंटेंट, या कह लीजिए मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर एसिडिक इज ऑक्साइड। ये सिमिलर मैंने ग्रुप 14 में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, और सिमिलर मैंने ग्रुप 13 में भी किया था, बट चलो भूल गए होंगे, वो नहीं कहना चाहिए मुझे। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की कम होती जाती है, ऑब्वियसली उसका एसिडिक नेचर भी कम होगा। भाई जैसे जैसे आप इधर आओगे, ये तो मेटल बन गया, बिस्मथ तो मोरलेस मेटल के पास ही आ गया, तो ये तो कहां ही एसिडिक होगा। ये दोनों तो कंफर्म्ड एसिडिक होंगे। और बिस्मथ क्या होगा? बेसिक। और ये क्या होंगे दोनों? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की गिनती ना हो ऐसा एक भी शिफ्ट जेई मेंस में लास्ट ईयर नहीं हुआ। और आपको मैंने ग्रुप 13-14 में एक लिस्ट भी बनाई थी। एम्फोटेरिक याद कर लो, एसिडिक बेसिक तो तुम्हें पता ही। नॉन मेटल के सारे क्या हैं? एसिडिक। मेटल के सारे क्या हैं? बेसिक। एम्फोटेरिक की समस्या आती है हमको कि हम वहां गलती करते हैं। एनसीईआरटी ने अगर बोरोन के ऑक्साइड को भी एम्फोटेरिक कह रखा है ना, चुपचाप मान लेना, बहस मत करना कि बोरोन नॉन मेटल है। अगर एनसीईआरटी ने किसी को भी एम्फोटेरिक कह रखा है, चुपचाप मेरी लिस्ट में आना चाहिए। सो आ गया मेरे पास, ये भी नोट हो गया। करिए, कुछ लोग बिल्कुल शांति से बैठे, पता नहीं नोट कर रहे हैं कि नहीं। नोट किए बिना गुजारा नहीं है इनऑर्गेनिक में। तो
फिजिकल में तो चलो फॉर्मूलाज हैं, आप सॉल्व करते रहिए, लॉग और ग्राफ में उलझते रहिए, ये तो नोट होना चाहिए। जब लोग रिवीजन करते हैं ना पूरे पी ब्लॉक की, पूरे पी ब्लॉक का जब टेस्ट होता है, एक पन्ने में एक ग्रुप ले आते हैं बच्चे, पूरे एक पन्ने में उनका पूरा एक ग्रुप होता है और वो चिपका हुआ होता है या किसी फोल्डर में होता है कि ये मेरे पी ब्लॉक की 6 फैमिलीज और 6 पन्ने, उन्हीं 6 पन्नों को पूरा साल चलाते रहते हैं। ये आपका स्किल होगा, उसमें आप क्या क्या चीजें डालें, क्या यहाँ डालें और क्या वहां डालें। आपको नोट्स को शॉर्ट धीरे धीरे करना तो पड़ेगा, फर्स्ट टाइम में नहीं, सेकेंड टाइम में, थर्ड टाइम में शॉर्ट्स, बिल्कुल शॉर्ट्स पे ले आइए उसको कि एक पन्ना एक ग्रुप, इनऑर्गेनिक जब जब रिवाइज हो। ठीक है, आ गया ये भी। तो अब मेरे पास ऑक्साइड्स भी खत्म हुए इसके, इस ग्रुप के। लास्ट इज रिएक्ट, नहीं ऑक्सा एसिड्स भी लेना है मेरे को, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। पढ़ना ये, लिखना ये, कोई चीज जो नहीं लग रही हो बताओ मैम। PCl3 और PCl5, इनमें ज्यादा कोवेलेंट कौन सा? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, जिसने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं भाई वही कोवेलेंट ज्यादा होगा, बट ऐसे कहा नहीं जाता। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हाई उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर पूरे पी ब्लॉक के लिए, नॉट ओनली हेयर। अगलों में तो हम बात भी नहीं करेंगे ऑक्सीजन फैमिली में, अपने आप सोच लेना फजांस रूल से, ये फजांस रूल बताता था। ये हैं कुछ फैक्ट्स जो आपको रटने पड़ेंगे, खास पूछने की कोशिश ना ही करना। जो मैंने होमवर्क सेल्फ स्टडी दिया ना, एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, बस मुझे इच्छा है आप एनसीईआरटी खोलें, एक लाइन दे रखी है, खुद करेंगे। और इसका टेस्ट में क्वेश्चन तो जरूर आता होता है, जो भी होमवर्क होता है, मेरी डीपीपी में होंगे क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के बिना पी ब्लॉक मत करना बच्चों। नेट से पीडीएफ ले लेना अगर पुरानी नहीं मिल रही तो। सारे ट्राई हेलाइड्स एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन आर स्टेबल। नाइट्रोजन का एक ही ट्राई हेलाइड नोन है, वो है NF3, NCl3, NBr3, Ni3 पॉसिबल ही नहीं है, साइज इनकम्पैटिबिलिटी इतनी ज्यादा है। बट लेट्स नॉट गेट इनटू एवरीथिंग्स रीजन, हर एक चीज के रीजन में अभी नहीं घुस सकते आप लोग। चौथी केमिकल प्रॉपर्टी या चौथा केमिकल बिहेवियर आपको खुद अपनी एनसीईआरटी से करना है, 1 या 2 लाइन लिखी हुई है उसके अंदर हो जाएगा। टू क्लोज दिस ग्रुप सिर्फ एक चीज रह गई मेरे पास, 2 चीज रह गए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और ये काफी पॉपुलर भी है। मतलब मेरा तो मुझे याद है ग्रेजुएशन लेवल पे जो वाइवाज थे, सबसे पहले उसमें पूछे थे। मैंने तो अपने फाइनल ईयर ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रही थी मैं, फाइनल ईयर के फाइनल प्रैक्टिकल में वाइवा, आखिरी दिन घर जाने की जल्दी कि इस कॉलेज को दोबारा मुड़ के नहीं देखेंगे, बड़ा बकवास कॉलेज, अपना कॉलेज किसी को पसंद नहीं आता जब तक होते हैं। इतनी जल्दी कि मेरी बस ना निकल जाए, तुम वाइवा जल्दी लो और मैं भागूं। पहला सवाल नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड, मैंने गलत जवाब दिया। मैं केमिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ, ठीक है। तो एनीवेज कितने ऑक्साइड है गिनो। चलो थोड़ी देर बाद 5 होगा, आप भी 6 बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर में 5 भी हो सकता है इसका आंसर। ये बड़ा पूछने वाला क्वेश्चन है, 6 की 5। वो रेड एरो जो मैंने बना रखा है ना वो, तो दिस वाज माय मिस्टेक, 6, ठीक है। तो वह सामने वाले को आजा बेटा, वो तो वैसे ही भूखे शेर होते हैं, हम बकरियां उनके सामने पहुंच गई, खा गए हमको। N2O मेरा पर्पज है सबकी बॉन्डिंग। ये सारे बॉन्डिंग में टिपिकल गंदे केस थे आपके जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, कहीं वायलेशन ऑक्टेट रूल का, कहीं ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, कहीं डाइमर, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर्स बनाइए, कहीं कुछ अटपटा लगा तो मुझे बताइए। ये कलरलेस, न्यूट्रल, ऑड इलेक्ट्रॉन सब लिखना है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन कोई चीज है तो वो पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आ जाएगी। पूछेंगे हम पैरामैग्नेटिक और नोट्स में गायब होगा। N2O का स्ट्रक्चर समझ आ रहा है सबको? लीनियर, सबसे ऊपर मैंने लिखा है N2O जो लाफिंग गैस है, लीनियर। बॉन्ड्स कहीं कुछ गड़बड़ लग रहे हो कि मैम ये कैसे बना दिया, तो आई एम वेटिंग, बट बनाइए।
अविरल को दिखाई नहीं दे रहा है? दिख रहा है? सारे ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको आ गया। तो केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे केसेस पी ब्लॉक में आ जाएंगे। पी मेरे को केमिकल बॉन्डिंग में पूछने को बचेगा कुछ नहीं स्ट्रक्चर्स में। यस, इसीलिए ये ऊपर गोला भी लगाया मैंने। ये देखने वाली चीज है, ये वो ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है जो वायलेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल में आप पढ़ते थे कि कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन देखे गए, बॉन्ड्स देखे गए जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। बट मैं इसको लाइन इसलिए नहीं बना रही हुई, मेरे को दिखाना है कि 3 इलेक्ट्रॉन है और इस पे गोला बना दिया। अगर ये 2 ही होते, अब ये क्या है देखो, ऑक्सीजन तो अपना आराम से बैठ गया ऑक्टेट पूरा करके, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी है और नाइट्रोजन पे तीसरा इलेक्ट्रॉन भी है। बॉन्ड तो 2 ही बने। अच्छा, ये तो वैसे भी पेयर था, एक ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड होने की वजह से ये हमेशा पैरामैग्नेटिक में है, बट ये ऐसे एग्जिस्ट करता मिला। तो पहली बार हमने देखा ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स में जो लुईस नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, उनकी वायलेशन में हमने पढ़ा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेरे को कुछ ऑब्जर्व करवानी है आपको। जैसे एक तो ये ऑब्जर्व हुई जो मैंने खुद ही हाईलाइट कर रखी थी, आप सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर बनाइए। देन आई नीड टू आस्क यू अ क्वेश्चन। N2O4 इज डाइमर ऑफ NO2। NO2 डाइमराइज ही क्यों करता है? अगर आप देखें तो NO2 पे भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ऑड इलेक्ट्रॉन इज नॉट समथिंग वेरी स्टेबल। वो ऑड इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर करने के चक्कर में अपने ही जैसे NO2 को अपने सामने ले आता है और बॉन्ड बना लेता है। तो ये भी एक assertion रीजन बनता है। NO2 dimerizes, yes, because it consists of a odd electron. Yes, this is right reason of dimerization of NO2। जब आप N2O4 पे पहुंचेंगे तो देखेंगे वही ऑड इलेक्ट्रॉन ही तो है। इसका न्यूट्रल। कुछ ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, कुछ ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, कुछ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब जरूरत पड़ने पे एसिड भी बन जाए, जरूरत पड़ने पे बेस भी। कुछ होते हैं न्यूट्रल, ना जिंदगी में कभी एसिडिक बनेंगे ना बेसिक बनेंगे। ये बहुत पूछा जाता है। इन सारे ऑक्साइड्स में से कौन कौन से न्यूट्रल हैं? पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, 2 नाइट्रोजन के और तीसरा लास्ट ईयर बता, जब पी ब्लॉक पढ़ा था अप्रैल में, बता के आई हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड। गिनती के 3 न्यूट्रल ऑक्साइड है मेरे पास, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मतलब ये N2O और NO। 3 ही ऑक्साइड हैं जो न्यूट्रल हैं, बाकी सब एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक। ये अभी ऑक्सीजन फैमिली जब आएगी ना, उसमें ऑक्साइड्स पढ़ेंगे, उसमें फिर लिस्ट आएगी, हाउ मेनी न्यूट्रल, हाउ मेनी एम्फोटेरिक, हाउ मेनी एसिडिक, हाउ मेनी बेसिक। आप इसे बनवाऊंगी तब लिस्ट। हाँ जी, 5 का स्ट्रक्चर आया तो मेरे को एक चीज पूछनी है। 5 का स्ट्रक्चर सामने आपको दिखा रखा है। सॉरी, थोड़ा जोर से। हाँ, N2O3 सब राजी खुशी है, देख लो। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि भाई यहाँ दोनों साइड सेम सी नहीं है? नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हुए, यहाँ भी नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, इस ऑक्सीजन को इसने कोऑर्डिनेट करने को दे दिया एक, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, N2O5 भी आ गया सबके पास, N2O4 भी आ गया। मेरा एक सवाल है, वो जवाब दे दूँ, तुम्हारी केमिकल बॉन्डिंग खत्म है, तुम्हें जरूरत नहीं है केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने की। इन सभी में से कितने स्ट्रक्चर प्लेनर हैं? पूरा केमिकल बॉन्डिंग कवर करने के लिए दिस इज बेस्ट क्वेश्चन। ये आंसर आ गया तो केमिकल बॉन्डिंग आप किसी भी दिन एक दिन रिवाइज करके भी काम चला सकते हैं। संकेत करो कोशिश। स्वधा, न्योनिका, अंशिका, ईशाना लाओ। ईशाना, अक्षिता को किधर छोड़ आई हो? कहीं चली गई है क्या वो? अक्षिता है ऑनलाइन? ओहो, ये तुम किसी और के नाम से हो, है ना? यस मैम। भाई यार, अपने नाम से आया करो ना। चलो एनीवेज, हाँ जी, कौन सा स्ट्रक्चर प्लेनर है या कौन सा नॉन प्लेनर है? जो मन आए बता दो। सारा केमिकल बॉन्डिंग डन है तुम्हारा।
भाई लीनियर भी प्लेनर होता है, एग्रीड। 1 और 2 तो लीनियर है, लीनियर तो अपने आप ही प्लेनर हो गए, सारे प्लेनर हैं। प्लेनर का मतलब क्या होता है? प्लेन ऑफ पेपर में ड्रॉ कर दिए जा सके। ये जो एंगुलर लिखा है ना मैंने, ये प्लेनर नहीं है। एंगुलर का मतलब नॉन प्लेनर है, बाकी सारे प्लेनर है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, इसमें हाइब्रिडाइजेशन की वजह से नहीं है प्लेनैरिटी, नॉन प्लेनैरिटी। इसमें ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, ये अलग प्लेन में निकल गया। दैट इज वाई एंगुलर, एंगुलर को हमेशा नॉन प्लेनर मान के चलिएगा, बाकी सबके सब क्या हैं? प्लेनर। नोट डाउन दिस। प्लेनर है ही क्योंकि वो एक प्लेन ऑफ पेपर में आ जाएगा, बिकॉज इन सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ऑल आर प्लेनर एक्सेप्ट फॉर दिस। ये एंगुलर हुआ, वो भी उस ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से एंगुलर बनना पड़ा उसको। ये कॉलम अगर मैंने छोड़ा है तो इसलिए नहीं कि मैं लिख नहीं सकती थी या आप लिख नहीं सकते थे। एनसीईआरटी खोलेंगे, कुछ मिलेगा यहाँ पे, कौन सी गैस है, कौन सा सॉलिड है। कुछ सॉलिड भी मिलेंगे इसके अंदर, अभी तक कुछ गैस भी मिलेंगे इसके अंदर, ऑर्डरलेस, इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी जो चाहिए होगी आप। ठीक है, मैंने सिर्फ काम की 2 चीजें लिख दी, लेकिन ऑर्डरलेस। ब्राउन कलर का कौन सा है भाई? कलर बहुत चाहिए होगा मेरे को, राइट? तो अगर मैंने लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आप लिखेंगे। मैंने तो 2 कलरलेस लिख के काम चला लिया, आगे आपको कलर्स चाहिए ही चाहिए होंगे। ठीक है, चलें आगे। टू क्लोज दिस चैप्टर, लास्ट थिंग जो मेरे से नमन ने पूछा था, ना पूछा होता तो शायद ना बताती मैं, लेकिन बताना तो पड़ता ही है। ऑक्सा एसिड्स क्या होते हैं? इजीएस्ट पार्ट केप्ट फॉर लास्ट। किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बने हुए कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्सा एसिड। तो नाइट्रोजन का अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कोई कंपाउंड बनाओगे तो वो कहलाएगा ऑक्सा एसिड। ऑक्सा माने ऑक्सीजन, एसिड माने हाइड्रोजन। तो मेरे को तो नाइट्रोजन के 2 ही ऑक्सा एसिड समझ आते हैं, चेक। HNO3, HNO2, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? नाइट्रोजन के ऑक्सा एसिड्स। अब आ जाती है बारी फास्फोरस के ऑक्सा एसिड्स की। इस पे क्वेश्चन एक जमाने में तो बहुत ज्यादा आते थे। जब से पी ब्लॉक के सिलेबस को चॉप किया है तब से ये क्लैरिटी नहीं आई है कि ऑक्सा एसिड उन्होंने रखा है कि छोड़ा है, क्योंकि सिलेबस के अंदर हेडिंग है सिर्फ ट्रेंड्स, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की, यानी हाइड्राइड, ऑक्साइड वगैरह। कंपाउंड्स की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज को हटा दिया गया है। उनकी स्टेटमेंट ये है। एनसीईआरटी में कंपाउंड्स में आखिरी में दिया हुआ है, बट इसकी कोई प्रिपरेशन प्रॉपर्टी नहीं। इसके स्ट्रक्चर जो मेरे को केमिकल बॉन्डिंग में आने चाहिए, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो मेरे को रेडॉक्स में आनी चाहिए, हम उस हिस्से को कराते हैं। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज इसकी सिलेबस से कट चुकी है। तो ऑक्सा एसिड का मतलब, नाइट्रोजन में तो 2 ही ऑक्सा एसिड हैं, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट आज तुम लोग मेरे को निकाल के दे चुके हो। मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगी बच्चों, +5 और +3, राइट? आप लोग दोनों की ऑक्सीडेशन ऑलरेडी मेरे को दे चुके हैं। नाउ द पॉइंट इज फास्फोरस का ऑक्सा एसिड, इसका एक शॉर्टकट दे रही हूं। 6-7 ऑक्सा एसिड है, सबके सब पे एक लॉजिक लगेगा। कोई भी चीज ऑक्सा एसिड कब होती है, उसकी शर्त क्या होती है? उसके साथ एक ऑक्सीजन अकेला लगा हो और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा हो। यही हाइड्रोजन एसिडिक हो सकता है, यही हाइड्रोजन एसिडिक हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब तक इसको पोलराइज नहीं करेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं आएगा, तब तक ये हाइड्रोजन निकल के भागेगा कैसे? एज H पॉजिटिव। जो लोग लिखने में लगे हैं घर पे भी लिख सकते हैं, समथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये मिनिमम शर्त पूरी होनी चाहिए हर ऑक्सा एसिड की। आज के बाद तुमको HNO3 और HNO2 का स्ट्रक्चर सोचना नहीं है, सीधे क्या काम करो, नाइट्रोजन के ऊपर एक ये लगा के अब सोचो बच्चे कुचे का क्या करना है। नाइट्रोजन के 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं, कोऑर्डिनेट बना लिया तो 4, HNO2, मेरे को HNO3 चाहिए, तो क्या करूंगी? सॉरी, क्या करूंगी? HNO3 भी आ गया मेरे पास, HNO2 तो चलो आ ही गया। तो ऑक्सा एसिड के स्ट्रक्चर का ये शॉर्टकट है आपके पास। अब अगर मैंने आपको कहा नहीं मेरे को तो फास्फोरस का चाहिए,
फॉर्मूला हम दे रहे हैं H3PO2, पहली शर्त में क्या करूंगी, P पे डबल बॉन्ड हो और एक OH, ये तो बेयर मिनिमम होगा। अब क्या बचता है, 2H बना दिए। लेकिन एक चीज जरूर चेक करना, फास्फोरस के या तो 3 बॉन्ड होंगे या 5, 4 और 6 नहीं। आप लोग करना चाहें पता नहीं कुछ ही कर दें, ना तो फास्फोरस के 4 बॉन्ड बनाएंगे ना 6, फास्फोरस के बॉन्ड 5 ही बनने चाहिए। अगली समस्या, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इस फास्फोरस की होती +2, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इस ऑक्सीजन की होती -1, इस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में -1, इस ऑक्सीजन के कंपैरिजन में +1। नेट क्या आता, +1। तो ऑक्सा एसिड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एल्जेब्रिक मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट मेरे को एक बार ऐसे भी दिखाना था कि कोई एल्जेब्रिक मेथड के बजाय इससे निकाले तो भूला ना बैठा। तो यहां पर अब आखिरी चीज, किसी भी ऑक्सा एसिड में आपसे क्या पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर, चलो वो तो बॉन्डिंग का हो गया। ये एसिडिक है, हाँ, इसका एन फैक्टर कितना, 1 2 3, H तो 3 है, 1। ये आपसे कभी भी रेडॉक्स के क्वेश्चंस में एन फैक्टर जहां यूज होता है पूछ सकते। क्यों 1 भाई, क्योंकि एसिड डिसाइड करने वाला हाइड्रोजन वो होता है जो O के साथ जुड़ा हुआ होता है। कैन आई से इट इज मोनोबेसिक एसिड। जब तक सिलेबस नहीं डिलीट हुआ था, ऑक्सा एसिड का फेमस क्वेश्चन यही होता था, इन 6 में से कितने मोनोबेसिक, 6 के स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो ये मुझे बताता है एसिडिक। अच्छा, ये वाला H क्या बनाता है, आज बताता है आज की क्लास, फॉस्फीन में PH3 रिड्यूसिंग नेचर। ये वाला H जो फास्फोरस के साथ जुड़ा है, ये टूट के कहीं गया तो ये सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग। नाउ चेक माय स्टेटमेंट असर्शन रीजन के हिसाब से, H3PO2 is monobasic reducing acid. H3PO2 is monobasic highly reducing acid, क्योंकि दो H दे सकता है। स्ट्रक्चर आते ही कितना कुछ आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट, बेसिसिटी और रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। अब बताना ये किसका बना रखा है मैंने, H3PO3। देखिएगा इसमें मैंने बेयर मिनिमम स्ट्रक्चर बनाया पहले। अब बताइए बेसिसिटी, एन फैक्टर, डायबेसिक, एन फैक्टर 2। तो अब अगर नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन में H3PO3 दे दिया और हम तब कहते थे, अभी मैं बता रही हूं एन फैक्टर इसका 2 है, 12th क्लास में तुम्हें खुद पता लग जाएगा एन फैक्टर 2 है, तब हम बताएंगे नहीं, क्योंकि उससे पहले ये नहीं आया था आपके पास। तो H3PO3 में आप क्या बोलोगे, इट इज डायबेसिक बट लेस रिड्यूसिंग एसिड एज कंपेयर टू ऊपर वाला। ये आएंगे असर्शन रीजन, दो एसिड्स का कंपैरिजन दे रहे हैं, चेक कौन सी स्टेटमेंट सही कौन सी गलत। ये वाला मोनोबेसिक, ये वाला डायबेसिक, ये वाला लेस रिड्यूसिंग, ये वाला मोर रिड्यूसिंग और ये वाला नॉन रिड्यूसिंग। अगला प्रेडिक्ट कर सकते मैं कौन सा लाने वाली हूं, उससे पता चल जाएगा सही जा रहे हैं। H3PO4 हवा में बताओ, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, देयर यू गो। अब जरूरत क्या है मेरे को, मैंने आपको H3PO2 करवा दिया पिछली स्लाइड पे, H3PO3 करवा दिया, अब मैंने यहां लिख दिया H3PO4। आप लोगों ने कोरस में बोल दिया, जो भी आपने H3PO4 मेरे को दिया, एक बार यहां बात कर लेते हैं, चेक कर लेना अगर हम गलत हैं तो प्लीज। H3PO4, इट इज नॉन रिड्यूसिंग ऑक्सा एसिड whereas इट इज ट्राइबेसिक। तो अब अगर आपको ये शॉर्टकट ट्रिक आ गई तो आपको सारे ऑक्सा एसिड्स आ गए, लेकिन सामने वालों को लगता है यार ये तो सब बच्चों को आ जाता है, फिर हम कैसे उनको नीचे कैसे करें, कि मार्क्स कैसे काटें। तो अब हमारे लिए समस्या आ गई, अगले नाम से देते हैं, हाइपोफॉस्फोरस। इससे तो देंगे तो हम लूट लेंगे, वो अलाउड ही नहीं है। आप कैसे कैसे कर सकते हो आप एक क्वेश्चन इजीली। तो इतने सालों से यही हो रहा है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, राइट, एंड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो आपको ये सारे नाम समझने हैं। अस होता है लेस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, एक होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो आप ये सारे बहुत इजीली बना पाओगे। प्लीज जल्दबाजी में ये नहीं खराब करना। H4P2O7 चेक करना,
जब 2 पी आ गए, दोनों के साथ बेयर मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी मेरे को, और बचे कुचे लगा दिए। ये रिड्यूसिंग है जरा भी ना, मैंने इसी के सामने H4P2O6 भी बना दिया। एक ऑक्सीजन कम करना था, बीच वाला उड़ा दिया, क्योंकि फास्फोरस के 5 बॉन्ड बनने कंपलसरी हैं। आप फास्फोरस के बॉन्ड 4 नहीं कर सकते। दिस इज हाउ फास्फोरस के ऑक्सा एसिड्स विल कम टू योर लाइन। लास्ट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये पॉलीमेरिक है। HPO3 के n यूनिट्स, सपोज 3 यूनिट्स। आप देखिए 3 यूनिट में मैंने क्या किया, मैंने बेयर मिनिमम पूरा किया है। P के साथ डबल बॉन्ड हो OH, डबल बॉन्ड हो OH। अब बताओ तीनों को जोड़ने के लिए क्या करूं? सॉरी, चेक, कुछ गलती है, कुछ छूट रहा है, चेक करो। ऑक्सीजन पूरे हो रहे हैं? ऑक्सीजन पूरे नहीं हो रहे, और ऊपर से फास्फोरस के तो 5 बॉन्ड कर दिए मैंने, लेकिन जहां तक मुझे लगता है मेरे ऑक्सीजन नहीं पूरे हो रहे। चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 होने कितने थे? 9। बड़ा क्लियर, बड़ा ऑब्वियस दिख रहा है 3 ऑक्सीजन कहां सेट होंगे। ये बहुत इजीली अब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये 3 ऑक्सीजन की जगह कौन सी थी। ये जगह थी, और फास्फोरस के 5 बॉन्ड भी बन गए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने लायक आप हैं। यहां सबसे बड़ी फैमिली ऑफ पी ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली में खत्म कर रही हूं।